करते हैं डिसोल्यूशन का रिवीजन। ठीक है, अपने लोग इसको 2 क्लास में कंप्लीट करेंगे, एक क्लास में तो पूरा डिसोल्यूशन रिवीजन नहीं हो सकता है, तो अपने लोग इसको 2 पार्ट में कवर करेंगे। आज जो क्लास है ना उसमें अपने लोग कोशिश करेंगे मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट को कवर रिवीजन करने का, और सम भी करेंगे, लेकिन कल वाला जो अपना क्लास होगा उसमें अपने केवल सम सॉल्विंग का काम करेंगे। आज भी सम्स करेंगे लेकिन आज फुल फ्लेजेड क्वेश्चन अपने लोग नहीं करेंगे। ठीक है, आज के क्लास में अपने लोग फुल फ्लेजेड क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, आज अपने लोग मेनली कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले एक बार हम पूरा डिसोल्यूशन को ओवरव्यू कर रहे हैं। डिसोल्यूशन में क्या होता है, तो एक पार्टनरशिप फर्म है, वो पार्टनरशिप फर्म को अपने को बंद करना है, डिसॉल्व करना है। तो अपने लोग बेसिकली क्या करेंगे, सारे असेट्स को बेच देंगे और सारे लाइबिलिटीज को सेटल कर देंगे। बेसिकली अपने लोग का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव होता है पूरे फर्म के बैलेंस शीट को खाली करना। मतलब डिसोल्यूशन के प्रोसेस के बाद, डिसोल्यूशन के अकाउंटिंग के बाद आपके पूरे बैलेंस शीट में कोई भी आइटम नहीं दिखना चाहिए, आपका पूरा बैलेंस शीट खाली हो जाना चाहिए। ठीक है, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जितना भी आपके बुक्स में असेट होगा उन सारे असेट को एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, और वहां पर हम लोग उसको ट्रांसफर कर देंगे। ये हम लोग ट्रांसफर करने का काम कर रहे हैं। ट्रांसफर करने के बाद क्या करेंगे, सारे असेट को हम लोग बेच देंगे। इसका एक्सेप्शन है जिसको हम लोग बाद में कवर करेंगे। सिमिलरली आपके बैलेंस शीट में जितना भी लाइबिलिटी है हम लोग सारे को ट्रांसफर कर देंगे। कुछ लाइबिलिटी आपके रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा, कुछ लाइबिलिटी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है, और कुछ लाइबिलिटी को हम लोग डायरेक्टली पे कर देते हैं। किसको क्या करते हैं इसको हम लोग बाद में रिवीजन करेंगे, बट ओवरऑल आप लोग ध्यान रखो कि बैलेंस शीट में मेरे कोई भी आइटम नहीं बचना चाहिए। सारा असेट को हम रियलाइजेशन अकाउंट में डाल देगा, सारा लाइबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट में डाल देगा, और रियलाइजेशन अकाउंट से हम सारे असेट्स को या तो बेच देगा, या मान लो कोई पार्टनर कोई असेट लेके चला जा सकता है, सारी लाइबिलिटीज को पे कर देगा। या हो सकता है कि कभी कोई पार्टनर बोले कि ठीक है हम इस लाइबिलिटी को पर्सनली सेटल कर देगा, ऐसा सब सिचुएशन आ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करेंगे। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पूरे बैलेंस शीट को खाली करना है। अच्छा, जब भी कोई असेट रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा, जब भी कोई एसेट रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा तो उसका जर्नल एंट्री क्या होगा, रियलाइजेशन टू असेट। ध्यान रखना आप लोग, एक बार हम छोटा सा रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं, ये हो गया आपका रियलाइजेशन अकाउंट। जब भी आप अपने बैलेंस शीट से किसी भी असेट को ट्रांसफर करेगा तो उसका पोस्टिंग रियलाइजेशन के डेबिट साइड में आता है। जैसे मान लो डेटर को आप ट्रांसफर किया तो टू डेटर, उसका जर्नल एंट्री क्या बना, रियलाइजेशन टू डेटर। और आप लोग कोशिश करना, अपने भी रिवीजन में जर्नल एंट्री बहुत सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस भी जब आप लोग करेगा तो कोशिश करना जर्नल एंट्री को भी ज्यादा करने का। क्योंकि देखो इस चैप्टर से प्राइमरीली मेरे हिसाब से 3 तरीके का क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। या तो आपको पूरा जर्नल बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा, या आपको केवल रियलाइजेशन पूछेगा, या जो आप लोग के स्पेसिमेन में आया था केवल आपको कैपिटल अकाउंट भी पूछ सकते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीनों तो आने का चांस बहुत ही कम है, बट फिर भी 1-2 क्वेश्चन करके जाना, इसी का कोई भरोसा नहीं है। तो रियलाइजेशन में आपके आ गया टू डेटर। ठीक उसी तरीके से जब आप किसी लाइबिलिटी को ट्रांसफर करेगा रियलाइजेशन अकाउंट में तो जर्नल एंट्री विल बी लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन। इसको ध्यान रखने का सिंपल तरीका है, आपका असेट का डिफॉल्ट नेचर डेबिट होता है, असेट आपका पूरा पूरा खत्म हो रहा है तो हम लोग असेट को क्रेडिट कर देंगे। लाइबिलिटी आपका क्रेडिट होता है, लाइबिलिटी क्योंकि आपका खत्म हो रहा है, लाइबिलिटी खत्म हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, लाइबिलिटी को डेबिट कर देंगे। ठीक है, ये जनरल ओवरव्यू जो हम लोग पूरे चैप्टर में अभी तक किए हैं, अब पूरे चैप्टर में अपने को करना है, मतलब उसका एक साइनॉप्सिस है, एक जस्ट क्रक्स है। आप लोगों को क्लियर है यहाँ तक, अपने लोग आगे बढ़े, किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक में, एनीवन कुछ पूछना है आप लोगों के, अपने आगे बढ़े। बोलो बोलो, चलिए अब अपने लोग पहले टॉपिक को कवर करते हैं विच इज डिसोल्यूशन एक्सपेंस। और हो सकता है कि आपको एग्जाम पे इसी टॉपिक से एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाए डिसोल्यूशन एक्सपेंस के ऊपर। ठीक है, जब भी हम लोग फॉर्म को डिसॉल्व करते हैं, जब भी हम लोग असेट्स को बेचते हैं, जब भी हम लोग लाइबिलिटीज को सेटल करते हैं तो डिसोल्यूशन का आपको एक्सपेंस इनकर करना पड़ता है। ठीक है, आपको डिसोल्यूशन एक्सपेंस इनकर करना पड़ता है। डिसोल्यूशन एक्सपेंस अलग अलग तरीके का हो सकता है, जैसे मान लो कभी कभी हम लोग पार्टनर को बोल देते हैं कि पार्टनर आप ना सारा असेट को बेचने का काम करो, लाइबिलिटी को सेटल करने का काम करो, उसके बदले हम आपको 10,000 रुपया रेमुनरेशन दे देंगे, तो वो भी फॉर्म के लिए डिसोल्यूशन एक्सपेंस है। या मान लो कभी कभी अगर हम लोग किसी एजेंट को अपॉइंट किए कि एजेंट आप मेरे सारे असेट को बेच दो, सारी लाइबिलिटी को सेटल कर दो, हम आपको कुछ कमीशन या फिर कुछ रेमुनरेशन पे कर देंगे,
तो बहुत सारा अलग अलग तरीके का हो सकता है, लेकिन क्रक्स क्या है कि आपको डिसोल्यूशन करने के लिए कुछ एक्सपेंसेस पे करने, पार्टनर को भी आप दे सकते हो, किसी थर्ड पार्टी आउटसाइडर को भी आप दे सकते हो। ठीक है, सबसे पहले अपने लोगों को थंब रूल क्या याद रखना है कि अगर कुछ नहीं बोला जाए ये एक्सपेंस कौन बियर करेगा, तो एक्सपेंस हमेशा फर्म बियर करेगा। सर फर्म बियर करेगा का मतलब फर्म उस खर्चे को अपने पीएनएल में डालेगा, एक्चुअली पीएनएल में तो नहीं डाल पाएगा, फर्म उस खर्चे को एक्चुअली एज एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगा। जो मेरा खर्चा होता है उसी को हम केवल एज एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला जाए कि डिसोल्यूशन एक्सपेंस किसका खर्चा है, तो आप हमेशा मानेगा कि वो फर्म का खर्चा है, और क्योंकि वो फर्म का खर्चा है फर्म उसको एक्सपेंस बोल के रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं बोलेगा क्वेश्चन कि खर्चा पे कौन कर रहा है, तो आप हमेशा क्या मानेगा कि खर्चा फर्म पे कर रहा है, फर्म का खर्चा तो फर्म ही उसको पे कर रहा है, अनलेस अदरवाइज मेंशन। ये तब रूल लागू होगा जब आपका क्वेश्चन साइलेंट होगा, आपको क्वेश्चन नहीं बता रहा है कि खर्चा बियर कौन कर रहा है, आपको क्वेश्चन नहीं बता रहा है कि खर्चा को पे कौन कर रहा है, तो आप मान लेना कि फर्म बियर भी कर रहा है, फर्म पे भी कर रहा है। और क्वेश्चन अगर कुछ और बोल दे तो फिर अपने वैसे कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब कुछ 12-13 एग्जाम्पल है मेरे पास, बोलिए। ठीक है, कुछ मेरे पास 12-13 बहुत कुछ कितना केसेस है, अप्रोक्सीमेटली 13 केसेस है, जिसमें मोर और लेस हम अपने हिसाब से सारा डिसोल्यूशन का केसेस को एक्सपेंस को कवर किया है। तो सबसे पहला देखो, आप लोग 2 मिनट का अपने लोग टाइम लेंगे ताकि सब लोग सोच लेना, उसके बाद जिसको समझ में आए आप लोग आंसर को बता देना। देखो सबसे पहले डिसोल्यूशन एक्सपेंस 5000 कौन बियर कर रहा है हम लोग को नहीं पता, तो हम लोग मान लेंगे कि फर्म इसको बियर कर रहा है। कौन पे कर रहा है हम लोग को नहीं पता, तो हम लोग मान लेंगे कि फर्म पे कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, कोई बता पाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब जब भी आपको ये एंट्री आएगा ना, तो आप रियलाइजेशन एक्सपेंस मत लिखना। क्यों? क्योंकि आप लॉजिकली सोचो, जब भी अपने लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो हम लोग रियलाइजेशन में क्या लिखते हैं, इसको क्या लिखेगा? अगर आपको ये एंट्री आ जाएगा और बोलेगा रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, तो आप क्या लिखेगा रियलाइजेशन में? टू बैंक करके लिखेगा ना, टू बैंक करके ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंस या फिर डिसोल्यूशन एक्सपेंस 5000 आया ना, करेक्ट। तो अगर आप इसका जर्नल एंट्री सोचेगा तो क्या बनाएंगे? रियलाइजेशन टू बैंक ही बना। रियलाइजेशन एक्सपेंस तो बस केवल एक हेड है कि हम इस पेमेंट को कर क्यों रहे। तो ध्यान रखना आप लोग, डोंट राइट रियलाइजेशन एक्सपेंस, जस्ट आप लोग रियलाइजेशन टू बैंक ही लिखना, क्योंकि जर्नल आएगा ना तो एक्सपेंस लिखने पे हो सकता है आपका मार्क्स कट जाए। ठीक है, 5000 5000। किसी को इसमें कोई डाउट है, कुछ पूछना है कि अपने आगे बढ़े? क्लियर? चलिए, नंबर 2, रियलाइजेशन का खर्चा 8000 रुपए का है और उसको पे किसने किया है? पार्टनर ने पे किया। क्वेश्चन खुद ही अपने को बोल रहे कि सर खर्चा, अच्छा खर्चा कौन कर रहा है ये क्वेश्चन नहीं बोला था, रियलाइजेशन का खर्चा 8000 रुपए का है, कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग क्या मानेंगे? फर्म उसको बियर कर रहा है। और पेमेंट कौन किया? सर पेमेंट पार्टनर किया। आप सोचो, मेरा खर्चा, खर्चा किसका? फर्म का। मेरा खर्चा अगर आप पे करेगा तो मेरे को तो आपको फ्यूचर में पैसा लौटाना पड़ेगा ना, तो हम क्या करेगा, पार्टनर को अपना लाइबिलिटी बना देगा। हम सिंपली क्या करेगा, देखो मेरा खर्चा तो है ही, तो हम रियलाइजेशन तो रिकॉर्ड करेगा ही, बट क्योंकि पेमेंट नहीं हो रहा है, बट फॉर मी माय पार्टनर इज अ लाइबिलिटी, तो हम क्या करेगा, अपने पार्टनर को क्रेडिट कर देगा। सपोज मान लो पार्टनर का नाम एक्स है, तो टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट, टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट 8000 8000। देख लो, किसी को डाउट है तो प्लीज आप लोग पूछ लो, वरना फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ पूछना है किसी को सेकंड वाला में कि हम लोग आगे बढ़े? नहीं? अच्छा, एक सेकंड, कोई कुछ मैसेज कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट थर्ड, रियलाइजेशन एक्सपेंस आपका लगा 10,000 रुपए का, पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टनर। रियलाइजेशन का खर्चा था 10,000 रुपए का, फर्म ने पे किया, पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर। मतलब इसको आपको पढ़ के क्या समझ में आ रहा है कि खर्चा किसका है? ये पार्टनर का खर्चा है, ऑब्वियस सा बात है, क्योंकि अगर हम आपके बिहाफ में पे कर रहे हैं मतलब पक्का वो खर्चा आपका है, लेकिन पेमेंट किसने किया? पेमेंट इसको फर्म ने किया।
तो इस बार उल्टा हो गया, इस बार पे हम कर रहे हैं लेकिन खर्चा आपका है। तो मेरे को आपसे फ्यूचर में पैसा लेना है, तो हम क्या करेगा, आपको अपना असेट बना देगा। सपोज पार्टनर का नाम एक्स है, तो एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर है आप लोग को ये वाला बैंक वाला चीज, क्योंकि फर्म पे कर रहा है तो फर्म के हाथ से पैसा निकलेगा, बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर? फोर वाला प्लीज आप लोग 2 मिनट सोचो और ट्राई करो। क्या बोला? खर्चा पार्टनर का है, फर्म पे की है। रियलाइजेशन एक्सपेंस आपका 15,000 रुपीज का है, जिसको पे किया है फर्म ने। ये तो क्वेश्चन क्लियर है भैया, पे कौन कर रहा है? फर्म कर रहा है। पार्टनर इज टू बियर दिस एक्सपेंस, मतलब पार्टनर का ये खर्चा है, राइट? तो इसका एंट्री तो ऊपर जैसा ही हो जाएगा जैसा ये है। रियलाइजेशन एक्सपेंस 15,000 पेड बाय द फर्म, मतलब फर्म के हाथ से पैसा निकला और पार्टनर को इसको बियर करना है, तो यही तो एंट्री होगा कि कुछ और होगा? यही एंट्री होगा, क्योंकि पार्टनर इसको बियर कर रहा है, मतलब मेरा ये खर्चा है ही नहीं, हम आपका खर्चा पे कर रहे हैं, तो हम आपसे फ्यूचर में पैसा रिकवर करेगा। ठीक है, खाली अमाउंट चेंज हो जाएगा 15,000, वो तो ठीक है। फाइव देखो आप लोग, रियलाइजेशन एक्सपेंस है आपका 20,000 रुपीज का, पे किया है फर्म ने। ठीक है, 8,000 वर टू बी बॉन्ड बाय द फर्म एंड द बैलेंस वॉज टू बी बॉन्ड बाय द पार्टनर। पूरे डिसोल्यूशन का खर्चा आपका 20,000 रुपीज का है, इसको पे किया है फर्म ने, मतलब पेमेंट किया है फर्म। तो आपको लग रहा है ना कि टू बैंक तो पक्का सर आएगा ही आएगा, क्योंकि अगर फर्म ने पे किया है तो टू बैंक तो 100% आना ही आना है। उसमें से 8,000 रुपया खर्चा पार्टनर को बियर करना है, और बाकी खर्चा, सॉरी 8,000 उसमें से फर्म बियर करेगा, मतलब इसमें से फर्म कितना बियर करेगा? 8,000, और इसमें से पार्टनर कितना बियर करेगा? 12,000। क्योंकि हम पूरा खर्चा पे किया है, तो हम पार्टनर को बोलेगा कि भाई आप मेरे को फ्यूचर में 12,000 रुपया दे देना, क्योंकि एक्चुअली फ्यूचर तो बचेगा नहीं, जब भी हम लोग लास्ट में सेटलमेंट करेंगे ना, तो हम लोग 12,000 रुपये को एडजस्ट कर देंगे। मतलब इन शॉर्ट क्रक्स यही है, फर्म के लिए पार्टनर असेट है टू द एक्सटेंट ऑफ 12,000। फर्म को पार्टनर से 12,000 रुपये रिकवर करना है, और बाकी तो मेरा खुद का ही खर्चा है, तो जो मेरा खुद का खर्चा है उसको हम रियलाइजेशन बोल के रिकॉर्ड कर लेगा 8,000। बोलो कोई डाउट है आप लोग को? तो नहीं, वो जो आप बोल रहे हैं कि हम लोग पार्टनर वाला रिकॉर्ड करेंगे, वो खर्चा होगा जब वो बियर भी वही कर रहे हैं, पे भी वही कर रहे हैं। यहाँ पे आप ये सिंपली समझो ना कि खर्चा बियर कौन कर रहे हैं? दो लोग बियर कर रहे हैं, एक पार्टनर बियर कर रहा है। ठीक है, जो पार्टनर बियर कर रहा है, तो अरे भैया पेमेंट भी तो उसी को फिर करना चाहिए था। ये जो 12,000 रुपए है, ये पेमेंट किसको करना चाहिए था? पार्टनर को। लेकिन हम उसका खर्चा पे किया है, तो हम उसे रिकवर नहीं करेगा फ्यूचर में, तो हम क्या किया, पार्टनर को अपना असेट बना लिया। बाकी 8,000 तो मेरा ही खर्चा है, 8,000 मेरा खर्चा है, तो हम उसको खर्चा रिकॉर्ड कर लिया। और 20,000 तो पूरा मेरे ही पॉकेट से पैसा निकला था, तो हम बैंक को क्रेडिट कर दिया। यहां तक क्लियर है? अच्छा, सिक्स देखो आप लोग, रियलाइजेशन एक्सपेंस 20,000 का है, फर्म ने पे किया, अगेन पेमेंट पूरा फर्म की है। ठीक है, 8,000 वे टू बी बॉन्ड बाय द फर्म, इस बार 8,000 फर्म बियर करेगा, एंड द बैलेंस पेड बाय, एंड द बैलेंस बाय पार्टनर। मतलब सेम अभी तक अपने जो किए वही वाला ही है, कि जो फर्म है वो 8,000 का खर्चा बियर करेगा, जो पार्टनर है वो 12,000 का खर्चा बियर करेगा। यहां तक कोई डिफरेंस नहीं है। एक्सपेंसेस वेर पेड बाय द पार्टनर। अब इसको आप लोग ध्यान से समझना, ऊपर भी बोला है पेड बाय द फर्म, और नीचे बोला है पेड बाय द पार्टनर। इसका क्या मतलब हुआ? और थोड़ा सा सोचो एक बार आप लोग, 2 मिनट का टाइम लेके। रियलाइजेशन एक्सपेंस इज ₹20,000 पेड बाय द फर्म। ठीक है, फर्म को 8,000 बियर करना था, पार्टनर को 12,000 बियर करना था, पार्टनर ने खर्चा पे कर दिया। आपको ऐसा नहीं फील हो रहा है कि जो पार्टनर का शेयर था, पार्टनर ने अपना शेयर पे कर दिया? जितना पार्टनर ने बियर करना था उतना पार्टनर ने पे कर दिया। ऐसा फील आ रहा है आप लोग को?
करेक्ट करेक्ट, हम आपका बात मान रहे हैं। 20,000 रुपीज पेड बाय द फर्म, रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 20,000। एक्चुअली इसमें ना एक टाइपिंग शायद मेरे से एरर हो गया, रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 20,000 कॉमा होना चाहिए था। हाँ, रियलाइजेशन एक्सपेंस। अच्छा एक काम करते इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हुए हम ये पेड वाला वर्ड हटा देते, पेड बाय द फर्म। लेकिन अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल बाई चांस अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता, मान लो बाई चांस, तो आप इसको ये अज्यूम कर सकता था क्या कि जो फर्म पार्टनर का शेयर है वो पार्टनर खुद पे कर दिया, ऐसा अपने सोच सकते थे क्या? नहीं सोच सकते। हाँ चलिए, तो आप लोग इसको हम इरेज कर देते हैं, ये शायद टाइपिंग एरर हो गया मेरे से। तो आप लोग बाकी बताओ, अब बताओ आप लोग। फर्म अपना पोर्शन रिकॉर्ड करेगा क्योंकि एक्सपेंस पे कौन किया है? पार्टनर पे किया है। इसको हम चेंज कर देते हैं, ये फर्म नहीं होगा ये पार्टनर होगा। एक्सपेंस का पेमेंट किया पार्टनर, मतलब फर्म के बुक्स से पैसा बाहर नहीं जाएगा। तो फर्म को कितना खर्चा बियर करना था? 8,000। तो फर्म उसको अपना खर्चा तो रिकॉर्ड करेगा ही। बाकी जो 12,000 का खर्चा है वो फर्म ही बियर किया। सॉरी, 12,000 का खर्चा पार्टनर को पे करना था और पार्टनर ने उसको बियर भी किया। तो 12,000 का तो रिकॉर्ड करने का अपने को जरूरत ही नहीं है, खाली 8,000 ही रिकॉर्ड करना है। मेरा खर्चा कितना? 8,000। और उसको पेमेंट भी हम नहीं किया, पेमेंट मेरा पार्टनर कर दिया। तो हम क्या करेगा, इससे इसको पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। ये समझ में आप लोगों को क्रेडिट क्यों किया अपने? ये क्लियर है सब लोगों को? परफेक्ट। क्योंकि मेरे लिए मेरा पार्टनर लाइबिलिटी बन जाएगा, मेरे को पार्टनर को 8,000 रुपये फ्यूचर में पे करना है या सेटल करना है। क्योंकि खर्चा मेरा था तो पेमेंट भी मेरे को करना था। हम कौन? फर्म। मेरा खर्चा 8,000 और मेरे को उसको बियर भी करना था, पेमेंट भी मेरे को ही करना था, बट मेरे बिहाफ में पेमेंट कर दिया मेरा पार्टनर। तो हम क्या करेगा, पार्टनर को अपना लाइबिलिटी बना लिया। यहाँ तक क्लियर है आप लोग को? अच्छा, ये ना दो पार्ट में आ गया। आप लोग 7 वाले में पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अच्छा देखें, पार्टनर वॉज अलाउड अ रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000 फॉर कैरिंग आउट द डिसोल्यूशन। ठीक है, अपने को पार्टनर को 10,000 रुपया देने हैं। पार्टनर वॉज टू बियर दीज एक्सपेंस अमाउंटेड टू 16,000। मतलब अपने पार्टनर को बोले कि हम आपको 10,000 रुपया दे दे रहे हैं, बाकी जो खर्चा हुआ वो आप बियर कर लेना। आई विल पे यू 10,000, बाकी रियलाइजेशन का एक्चुअल में जो खर्चा हुआ वो आप बियर कर लेना। एक्चुअल खर्चा 16,000 रुपये का है एंड इट वॉज पेड बाई द फर्म। ठीक है, आप लोग 2 मिनट टाइम लो और सोचो कि इसका क्या जर्नल एंट्री होगा। इसमें आप लोग 2 एंट्री भी कर सकते हैं अलग अलग, एक भी कर सकते हैं कंबाइंड, जैसा आप लोग को जमता है। एक सोचो, एक बार एक बताओ ना, 1 कॉम्बो एंट्री क्या होगा? सोचो आप लोग, 2 मिनट का टाइम। देखिए हम वापस समझा रहे हैं। पार्टनर वॉज अलाउड अ रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000। याद है अपने लोग इसको क्लास करते टाइम एक स्टोरी की तरह समझे थे इंटीरियर का। हम वापस से बता देते अगर आप लोग को नहीं याद आ रहा है तो। सिंपल इसको याद करने का तरीका क्या है, ये ना थोड़ा वरना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आप ऐसा समझो कि अगर मान लो आप अपने घर पे इंटीरियर का काम कराते हैं, अगर आप अपने घर पे इंटीरियर का काम कराते हैं, तो ये मान लो आप हो गया और ये मान लो वो इंटीरियर वाला डिजाइनर हो गया, ये इंटीरियर डिजाइनर है। आप इसके संग क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि बस पूरे घर का आप डिजाइन देख लो, इस पूरे घर को इंटीरियर करने का कितना पैसा लगेगा। इंटीरियर वाला बोला मान लो 1 लाख रुपया लगेगा, तो आप उसके संग क्या किया, आप उसको बोला कि हम आपको 1 लाख रुपए का रेम्यूनरेशन पे करेगा पूरे मेरे घर का इंटीरियर करने का। ठीक है, अब इसके बाद जो मटेरियल का खर्चा होगा ना, जो प्लाई लगेगा, फेविकॉल लगेगा, लाइट लगेगा, जो भी खर्चा लगेगा मटेरियल लेबर का, वो सारा कौन बियर करेगा? इंटीरियर डिजाइनर वाला। और उसको पे कौन करेगा? इंटीरियर डिजाइनर वाला। ऑब्वियस सा बात है। अब हम इसी चीज को एक बार इस एग्जांपल से आपको रिलेट करके बता रहे हैं। पार्टनर वाज अलाउड रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000। हम लोग इंटीरियर वाले को क्या बोले कि आप पूरा इंटीरियर का काम करो, हम आपको 10,000 रुपए का रेम्यूनरेशन पे करेगा। आई विल पे यू 10,000 रुपीज का रेम्यूनरेशन, सिंपल। बाकी मटेरियल का जो खर्चा, लेबर का खर्चा, सब आपका। और ऑब्वियस सा बात है, ये इंटीरियर पकड़ो आप, इंटीरियर डिजाइनर वाज टू बियर दिस एक्सपेंस। ऑब्वियस सा बात है, पार्टनर को ही बियर करना है। और खर्चा लगा कितना? 16,000 रुपए का। अब हम आपको 10,000 देगा, आपका मटेरियल लेबर में आप चाहे 1 लाख खर्चा करो, मेरे को मतलब नहीं है। आई विल पे यू 10,000। तो इंटीरियर वाले का मटेरियल लेबर का 16,000 रुपया लगा, ठीक है, वो आपका इच्छा, हम आपको 10 ही देगा। अच्छा नेक्स्ट, इट वॉज पेड बाय द फर्म। अब ये प्रॉब्लम हो गया,
अरे भैया अगर इंटीरियर वाले का खर्चा था तो पेमेंट इंटीरियर वाले को करना था। बट मान लो से फॉर एग्जांपल आप एक ऐसा सिचुएशन लो कि इसका जो मटेरियल का 16,000 रुपये मार्केट से खरीदा था और ये डिलीवरी आपके घर पे करवा दिया। बोला जब क्लाइंट के यहाँ पे काम होगा तो क्लाइंट के यहाँ पे डिलीवरी करवा देते हैं, वो आपके यहाँ पे डिलीवरी करवा दिया। अब जो प्लाई बोर्ड फेविकॉल देने के लिए आदमी आया वो बिल आपको पकड़ाया कि सर 16,000 रुपये का बिल हुआ। आपने कहा अरे हम क्यों देगा, देगा तो इंटीरियर वाला। इंटीरियर वाले से आप फोन में बात कर लिया, वो बोला सर एक बार आप पे कर दीजिए ना, बाद में हम लोग हिसाब कर लेंगे। ठीक है, अब सामने गेट पे आदमी खड़ा है तो आप क्या करेगा, आप उसको 16,000 रुपया पे कर दिए। पूरा स्टोरी क्लियर आप लोगों को। आप उसको दिया 16, आप उसको दिया 10,000, आप अग्रीमेंट कर लिया कि बॉस हम आपको 10 देगा, बाकी आपको जितना खर्चा करना आप करो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए इंटीरियर का खर्चा 10,000 का ही है, लेकिन उसका पेमेंट आप कर दिया एक्स वाई जेड एनी रीजन। यहाँ पे अपने सिचुएशन ये हो सकता है ऐसा ही कुछ हो गया हो। अब आप लोग आराम से 2 मिनट का टाइम लो और इसका जर्नल एंट्री सोचो क्या हो सकता है इसका। मेरा पेमेंट कितना, मेरे पॉकेट से पैसा कितना निकला, मेरे पॉकेट से 16,000 निकला। हम यहीं पे करते हैं, हम कौन फर्म, मेरे पॉकेट से पैसा निकला कितना 16,000 रुपया, ये मानता है सब कोई। अच्छा मेरा खर्चा कितना, मेरा खर्चा कितना, मेरा खर्चा 10, हम फर्म है, मेरा खर्चा 10, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 10,000 और बाकी 6,000 रुपया वो मेरा खर्चा नहीं है, बट मेरे को किससे रिकवर करना है, इंटीरियर वाले से। लॉजिकल। फर्म को किससे रिकवर करना है, पार्टनर से। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लो एक्स है मेरे पार्टनर का नाम, तो एक्सेस कैपिटल अकाउंट, हम एक्स को अपना असेट बना लिया टू द एक्सटेंट ऑफ 6,000। यहां तक क्लियर है आप लोग को, किसको को डाउट है 7 में तो प्लीज पूछो आप लोग। आप इसका 2 एंट्री भी कर सकते हैं, आप वही बोल रहे हैं ना, आप इसको दो, हाँ। आप जब आप जब इसको अपने लेजर में पोस्ट करेगा तो वो चीज ऑलरेडी दिख जाएगा, लेकिन अगर आपको इसको 2 एंट्री करके दिखाना है तो आप 2 एंट्री भी करके दिखा सकते हैं। आप क्या करेगा, सबसे पहले आप बोलेगा भैया देखो मेरा खर्चा कितना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर, क्योंकि आपको पार्टनर को पैसा देना है, तो मान लो टू एक्स कैपिटल अकाउंट कितना 10,000, आप यहाँ पे अपना 10,000 का खर्चा रिकॉर्ड कर लिया। अब आप क्या बोलेगा कि भाई तुम्हारा खर्चा हम दिया है, तो आप क्या करेगा, एक्स को अपना असेट बना लेगा, कितने से, पूरा 16,000 से, टू बैंक अकाउंट 16,000। ये क्लियर आप लोग को। अब आप इन दोनों का नेट इंपैक्ट चेक कर लो ना, वही तो आएगा जो अपने ऊपर किए हैं। आप चाहो तो कॉम्बो ये एंट्री कर लो, चाहो तो ये वाला एंट्री कर लो, बात एक ही है, दोनों में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आप पहले एक्स को अपना लाइबिलिटी बनाया कि मेरे को एक्स को 10,000 देना है, और बाद में एक्स को अपना असेट बनाया 16,000 से, तो नेट आपको तो 6,000 ही आएगा ना एक्स से। पता है, कोई डाउट है किसी को कि अपने आगे बढ़े, एनीवन को डाउट, किसी को कुछ भी पूछना है। अच्छा चलिए, अगर ये क्लियर है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 प्लीज आप लोग सब पार्ट 8 ट्राई करो, हम 2 मिनट वेट कर रहे हैं। अच्छा ये बात साथ में रीड करते हैं फिर आप लोग ट्राई करना। पार्टनर वाज अलाउड रेम्यूनरेशन ऑफ 15,000 फॉर कैरिंग आउट द डिसोल्यूशन वर्क। सर अभी तक सेम जो हम लोग ऊपर पढ़े, हम लोग पार्टनर को 15,000 देंगे, ठीक है। सर बियर कौन करेगा, पार्टनर वाज टू बियर दिस एक्सपेंस, ठीक है, विच अमाउंटेड टू 5,000 एंड इट वाज पेड बाय द फर्म। कॉम्बो एंट्री सोचो ना क्या होगा, एक सिंगल 3 लाइनर एंट्री सोचो आप लोग क्या होगा। हम 2 मिनट वेट कर रहे हैं आप लोग का। 1 मिनट बस, बस सबको सोचने दो एक बार, 2 मिनट है बस, सब लोग सोच ले एक बार, ना क्या ना फिर लोग सोच नहीं पाएंगे अगर आप बोल देगा तो, बस सबको सोचने दो। सब लोग सोचा, कुछ एंट्री आया आप लोग, अच्छा अब आप बोलो, अब किस चीज को समझ में आ रहा है वो बताओ। बोलिए तनिष्का आप क्या बोल रहे हैं। रिलेशन अकाउंट डेबिट, ओके। अच्छा ठीक है, तो आप यही बोल रहे हैं ना कि सबसे पहला देखो भैया मेरा खर्चा कितना,
15,000 का। ये तो मेरा खर्चा है ही 15,000 रुपए का फॉर श्योर। अब इसमें से हम पे कितना किया? 5। तो बैंक में आएगा 5। मेरा खर्चा था 15,000 रुपए का। अब मेरे को आपको देना है 15। 5 आपने खुद ने बियर कर लिया, आपने खुद ने पे कर दिया। नहीं सॉरी, हाँ 5,000 रुपये आपने इनकर किया, लेकिन उसका पेमेंट मैंने किया। तो आई विल पे यू 5,000 लेसर। मेरा आपसे कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ था? सर पूरा काम कर दो, 15,000 रुपये ले लो। ठीक है, मेरे को आपको 15,000 देना था, बट मैंने आपका 5,000 रुपया पे कर दिया। आई पेड योर 5,000 का खर्चा। सो नाउ आई विल पे यू 5,000 लेसर। हाउ विल आई पे, हाउ मच विल आई पे यू? जस्ट 10,000। एक्सेस कैपिटल अकाउंट 10,000। बोलो क्लियर की नहीं? एकदम क्लियर सबको? कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो आप लोग। वापस बता एक बार, चलिए वापस बताते हैं। देखो हम क्या बोल रहे हैं, आप ऐसे समझो कि खर्चा किसका है? फर्म का खर्चा है। कितना? 15,000 का। तो भैया इसको पेमेंट किसको करना था? फर्म को लॉजिकली करना था। फर्म ने कितना पे किया? फर्म ने केवल 5,000 पे किया। अच्छा, लेकिन बोल रहे हैं कि पार्टनर बोल रहा है कि वो इस खर्चे को बियर करेगा। इसमें से कितना पार्टनर बियर करेगा? इसमें से 5,000 का खर्चा पार्टनर बियर करेगा। लॉजिकल? अच्छा, तो जो पार्टनर बियर करेगा वो पार्टनर को ही पे करना था, बट वो पेमेंट हम लोग कर दिए। मेरे को आपको देना था टोटल में 15,000, बट हम आपका 5,000 रुपया बियर कर लिया, पे भी हम कर दिया। वापस बोले, देखो हम इंटीरियर वाले से बता रहे हैं, मेरे को आपको कितना पेमेंट करना था? मेरे को आपको देना था 15,000, बट हम आपके बिहाफ में 5,000 रुपया मटेरियल का पैसा दे दिया। जब आप एंड ऑफ द काम हिसाब मांगने आएगा कि सर मेरा हिसाब कर दो, तो हम बोलेगा अरे 15 में बात हुआ था। अब बोलेगा हाँ 5,000 आपका पैसा हम दिया। हाँ, तो अब हम 15 थोड़ी ना देगा आपको, अब हम 10 ही ना देगा। आई विल पे यू जस्ट 10। वही हम लोग किए, मेरा खर्चा 15, ठीक है, 5,000 हम पे किया टू बैंक, और हम आपको नेट में कितना पैसा और देगा? 10,000। अभी क्लियर हुआ एकदम? आगे बढ़े। नंबर 9, ठीक है। 9 प्लीज आप लोग करो, हम कुछ नहीं बोल रहे, आप लोग 2 मिनट का टाइम लो। अच्छा, एक बार डिस्कस करें। पार्टनर वाज अलाउड रेम्यूनरेशन ऑफ 20,000 फॉर कैरिंग आउट द डिसोल्यूशन एक्सपेंस। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरा काम करो, 20,000 रुपये ले लेना। एक्सपेंस अमाउंटेड टू 7,500 वेर पेड बाय द फर्म। आराम से आप लोग सोचो। पार्टनर वाज अलाउड, पार्टनर बोला कि हम आपको 20,000 रुपीज का रेम्यूनरेशन देगा पूरा डिसोल्यूशन का काम करने के लिए। 7,500 रुपया उसमें से पे किया है किसने? फर्म ने पे किया। तो एक बात तो सर क्लियर है कि बैंक में कितना जाएगा? ये बात एकदम क्लियर है। और क्या जाएगा? एग्जैक्टली exactly, ये जो 7,500, अच्छा पहले हम 7,500 का बात कर रहे हैं। ये जो 7,500 का बात हो रहा है, इसका ये पेमेंट कौन कर रहा है ये हम लोग को एकदम क्लियर है। 7,500 पे किसने किया? 7,500 रुपया पे फर्म ने किया, फॉर श्योर, कोई डाउट नहीं है इसमें। इसको बियर कौन कर रहा है? सर इसके बारे में कोई डिटेल नहीं है, कौन बियर कर रहा है इसके बारे में कोई डिटेल नहीं है, तो हम लोग क्या मान लेंगे कि इसको बियर भी फर्म ही कर रहा है। तो आप देखिएगा तो फर्म का 2 खर्चा हो गया। मतलब ये जो अपना एग्जाम्पल है ना, इसमें थोड़ा सा उल्टा हो गया। हम लोग पार्टनर को, हम लोग इंटीरियर वाले को क्या बोले? प्लीज हम इसको आप लोग को एक बार इसे समझा रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। एक मिनट, देखो हम क्या बोला, हम इंटीरियर वाले को बोला कि आप मेरे इंटीरियर का काम कर दो, हम आपको कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 20,000 रुपीज देगा, ये हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। वो बोला सर मटेरियल कौन लेगा? बोला मटेरियल भी हम ला के देगा।
मटेरियल भी हम आपको लाके देगा, ठीक है। मटेरियल का खर्चा भी किसका, मेरा। जो भी मटेरियल का खर्चा लगे, कितना लगा, 7.5। ये तो आपने पे कर दिया, और ये आपको किसको पे करना है, इंटीरियर वाले को, या अपने एग्जांपल में फर्म को, पार्टनर को पे करना है अपने को। समझा आप लोग, मतलब मेरा पूरे घर को इंटीरियर कराने का खर्चा कितना बैठा, क्या बोल सकता है, 27,500, हाँ या ना, बोल सकता है ना। तो मेरा खर्चा कितना लगा, 27,500। 27,500 इज माई एक्सपेंस। मेरे को इंटीरियर वाले को यानी पार्टनर को कितना देने का है, 20,000। और क्योंकि बाकी 7.5 तो भैया मेरा खर्चा हम पे कर दिया, तो उसका तो मेरे को पार्टनर को तो कुछ देना ही नहीं है। बोले क्लियर है, कोई डाउट है तो प्लीज पूछो आप लोग, वरना हम लोग आगे बढ़ेंगे। बोलिए। नहीं माइनस नहीं होगा, हम आपको ये समझा रहे हैं माइनस क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो इसमें ना दो चीज है। आप जब भी इन दोनों को दो, इसमें दो खर्चा है। एक हो गया कि हम आपको रेम्यूनरेशन कितना दे रहे हैं, सैलरी कितना दे रहे हैं, ये होता है 20,000 अपने केस में। और एक हो गया जो डिसोल्यूशन करने का एक्चुअल एक्सपेंसेस हुआ, किसी वैल्यूअर को हायर किया आपने, किसी एजेंट को आपने हायर किया, या उस तरीके का खर्चा हो गया, तो आप उसको नेट ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि 20 का तो सैलरी टाइप चीज है ना, ये 20 सैलरी टाइप चीज है जो पार्टनर को जाएगा, या जो भी डिसोल्यूशन कर रहे हैं अपने केस में किसको जाएगा, पार्टनर को जाएगा। कि हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि 20 तो हम आपको सैलरी पे करेगा। अब बात हो गया कि एक्चुअली जब अपने करने बैठे तो कुछ खर्चा भी लगेगा, किसी ब्रोकर को बुलाओ, किसी एजेंट को बुलाओ, अनलोडिंग का बहुत सारा एक्चुअली खर्चा भी लगता है। अब क्वेश्चन आता है उसको कौन बियर करेगा, इस केस में उसको कौन बियर किया है, हम लोग ही बियर किए, और पेमेंट भी हम लोग ही कर दिए। प्रियंका भी ओके, अपना नेट ऑफ कर देगा कि 12,500 का सेटलमेंट होगा। अच्छा क्लियर, चलिए प्लीज आप लोग 10 ट्राई करो। पार्टनर पेड रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ ₹10,000। पे किसने किया, पे किया पार्टनर ने। बियर किसको करना था, पार्टनर को। जर्नल एंट्री क्या आएगा, ये तो हम लोग का फेवरेट है, नो एंट्री। बट एग्जाम में लिख देना नो एंट्री, अगर आता है तो नो एंट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ऐसे सारे ही ठीक था, बट ये मेरे को थोड़ा अच्छा लगा जाता। हम कुछ नहीं बोल रहे, आप लोग 2 मिनट का टाइम लो और सोच के बताओ, बट अच्छा है मेरे हिसाब से, इंपॉर्टेंट है। अच्छा आई होप आप लोग पढ़ लिया होगा, ये बात हम लोग डिस्कस करते हैं। एक्स अ पार्टनर अग्रीड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन वर्क फॉर अ कमीशन ऑफ 5,000। हम लोग एक्स को बोले कि हम लोग आपको 5,000 रुपए का कमीशन देंगे पूरा डिसोल्यूशन का काम करने का, ठीक। एक्स अग्रीड टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंस, वो बोला जो भी एक्स्ट्रा ऊपर का खर्चा लगेगा वो सब हम बियर करेंगे, ठीक। एक्चुअली खर्चा कितना लगा, 5,500 रुपये। ये जो 5,500 है, ये बियर कौन कर रहे हैं, सर ये खर्चा बियर कर रहे हैं पार्टनर। सर पेमेंट किसको करना था, पार्टनर को, लेकिन इसको पे कर दिया दूसरे पार्टनर ने, वॉज पेड बाय वाई, अनदर पार्टनर, ऑन बिहाफ ऑफ एक्स। ऑब्वियस सा बात है सर, ये लाइन नहीं भी लिखता बिहाफ ऑफ एक्स तो भी हम लोग समझते ये खर्चा तो एक्स का ही था, पेमेंट किसने कर दिया, भाई। क्लियर। अब फर्म क्या करेगा, इसमें बीच में आएगा, फर्म बीच का इंटरमीडियरी बनेगा।
फर्म क्या करेगा, एक्स से पैसा लेगा और वाई को दे देगा, है या ना? सॉरी सॉरी उल्टा, वेरी सॉरी। फर्म वाई से पैसा लेके एक्स को दे देगा, क्योंकि एक्स को एक्चुअली खर्चा बियर करना था, खर्चा बियर करना था एक्स को, लेकिन खर्चा पे किसने किया, वाई ने पे किया। तो फर्म क्या करेगा, पार्टनर वाई से पैसा लेके एक्स को दे देगा। अरे एक्स से कैसे लेगा, एक्स ने वापस है, सुनो एक बार, खर्चा बियर किसको करना है, एक्स को। तो हाँ पहले ठीक ही बोला था, ठीक है बताओ, चलो वापस ये बात, नो कंफ्यूजन। खर्चा बियर करना है एक्स को, तो पेमेंट भी एक्स को ही करना है, बट उसको पे किसने कर दिया, उसको पे कर दिया वाई ने। मतलब अल्टीमेटली रीइंबर्समेंट किसको मिलना चाहिए, वाई को रीइंबर्समेंट मिलना चाहिए। वाई शुड बी रीइंबर्स्ड बाय हुम, बाय एक्स। तो फर्म क्या करेगा, एक्स से पैसा लेगा और वो पैसा वाई को दे देगा। क्या था क्लियर? तो आप एक बात बताओ, फर्म के लिए वाई क्या बनेगा, असेट की लाइबिलिटी, लाइबिलिटी, क्योंकि फर्म को वाई को पैसा देना है, तो फर्म क्या करेगा, वाई को क्रेडिट करेगा टू वाइज कैपिटल अकाउंट। कितने से क्रेडिट करेगा प्लीज बताओ आप लोग, कितना, 5,500। यहां तक क्लियर पूरा एकदम? फर्म पैसा लेगा किससे, एक्स से, कितना, 5.5। आपको इसको देखो, ये हम नेट करके बता रहे हैं, किसी को समझने में दिक्कत होगा तो बोलना, फिर हम इसका 2 एंट्री करके बता देगा। टेक्निकली फर्म एक्स से केवल 500 रुपए लेगा और बाकी का खर्चा वो बियर करेगा। रियलाइजेशन 5,000। देख लो, आप लोग को डाउट है तो प्लीज पूछो। हाँ, क्योंकि उसको रेमुनेशन देना था ना, तो सेट ऑफ हो गया। अगर किसी को ये समझने में दिक्कत आ रहा है तो आप इसको 2 एंट्री करके भी कर सकते हैं ना। अपने लोग जब रेगुलर क्लास किए तो अपने लोग इसको 2 एंट्री करके किए थे, आप इसको 2 एंट्री करके सोच लो। सबसे पहले फर्म को एक्स को कितना पैसा देना है, 5,000। तो फर्म एंट्री क्या करेगा, रियलाइजेशन टू एक्स, 5,000 5,000। फिर फर्म क्या करेगा, एक्स को बोलेगा भाई 5,500 दो। जब खर्चा आपको करना था तो आपने पे करना था, तो फर्म एक्स से मांगा 5,500 और फर्म वाई को अपना लाइबिलिटी बना लिया 5,500। एक्स से 5,500 लेके वाई को 5,500 दे देगा। जब आप इन दोनों ट्रांजैक्शन को सेट ऑफ करेगा तो आप लोग को भी समझ में आ रहा है, एक्स क्रेडिट कितना है 5, डेबिट 5,500, तो डेबिट में बचेगा 500। रियलाइजेशन कितना बचा, 5,000 और टू वाई। आई थिंक क्लियर है आप लोग को ये? कोई डाउट नहीं है ना किसी को, आगे बढ़े अपने? चलिए ओके, नंबर 12, ये भी इंटरेस्टिंग एंट्री है। नो एंट्री, सब लोग बोल रहे हैं नो एंट्री। बोल रहे हैं पार्टनर एक्स अग्री टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन प्रोसेस फॉर अ कमीशन ऑफ ₹9,000। मतलब अपने को पार्टनर को 9,000 रुपए देने हैं, ठीक है। वो बोला कि हम डिसोल्यूशन का खर्चा भी बियर करेगा, बहुत अच्छा बात है। और वो उसके बदले क्या किया, अपने कमीशन के बदले फर्नीचर लेके चला गया, और फर्नीचर को हम लोग पहले ही रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे। अगर हम इसको 2 पार्ट में एंट्री करके दिखाएं एक बार आप लोग को, तो पहला एंट्री क्या होगा, रियलाइजेशन 2x, ये मानता है सब कोई। रियलाइजेशन का एक्सपेंस किसको बियर करना था, पार्टनर को बियर करना था। वो अपने कमीशन के बदले, कमीशन ये 9,000 के बदले क्या लेके चला गया, फर्नीचर लेके चला गया। ये बात माना आप लोग? अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये कि ये वाला का क्या होगा, ही वॉज टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंस। क्वेश्चन में अपने को बताया नहीं है ना कि एक्चुअली कितना खर्चा लगा। तो शायद उसने इनकर किया,
और उसने ही पे कर दिया, बात खत्म, अपने को रिकॉर्ड करने का जरूरत ही नहीं है। ये क्लिक किया ना आप लोग को कि जो एक्चुअली खर्चा है वो पार्टनर ने ही इनकर किया होगा और पार्टनर ने ही पे किया होगा, इसीलिए हम लोग को इसके बारे में कोई डिटेल नहीं दिया है। सिंपली हम लोग को क्या करना है, इस कमीशन का सेटलमेंट कैसे करना है, ये एक्स को हमने लाइबिलिटी बनाया ना, ये हम लोग उसको फर्नीचर देके सेटल करेंगे। अब यहाँ पे गलती क्या होगा कि कोई अगर ये वाला एंट्री कर दे, एक्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, ये फिर पूरा एकदम पाप हो जाएगा अगर आप ये एंट्री कर देते हैं तो। क्यों? क्योंकि सर फर्नीचर आपके बुक्स में नहीं है, आपने ऑलरेडी उसको ट्रांसफर कर रखा है। अगर आपने ट्रांसफर किया तो आपने पक्का रियलाइजेशन टू फर्नीचर कर दिया होगा, बोलो है ना? मतलब आपके बुक्स में फर्नीचर है ही नहीं, तो अब आप क्या चीज को क्रेडिट करोगे? रियलाइजेशन को ना। वेरी गुड, रियलाइजेशन को 9,000। तो अब आप देख लो ये एंट्री कुछ बचा क्या? कुछ ही नहीं बचा है, इसीलिए इसका एक्चुअली करेक्ट आंसर हो जाएगा देयर विल बी नो एंट्री, देयर विल बी नो एंट्री। बोलिए। अगर यहाँ पे अपने को अमाउंट बोल देता तो हम लोग मानते हैं कि इसको पेमेंट फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि वो बियर कर रहा है, कुछ नहीं बोलता पे कौन किया, तो हम लोग मान लेते हैं कि इसको फॉर्म पे कर रहा है। बट क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अमाउंट ही नहीं है, इसीलिए हम लोग ऐसा मान रहे हैं कि खर्चा उसका होगा तो उसने पे कर दिया होगा। अगर हम लोग ये नहीं भी मान रहे तो सिंपल बात है भैया कि ये एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं बनता है, क्योंकि मेरे पास ये मॉनेटरी टर्म्स में क्वांटिफाई नहीं किया हुआ है, तो हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते एनी वे। उस बेसिस पे हम लोग इसको इग्नोर करते हैं। क्लियर सबको? आगे बढ़े तो प्लीज आप लोग 13 ट्राई करो। एक डेटर था मेरा 9,000 रुपए, जिसको मेरे को पैसा, डेटर था, डेटर जिससे मेरे को 9,000 रुपए मिलना था। वो बोला कि सर हम आपके डिसोल्यूशन का काम कर देगा, मेरा पार्ट टाइम डिसोल्यूशन करना है, हम डिसोल्यूशन कर देगा, ठीक है। विच वेर 18,000 रुपीज इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट। बोला सर आप मेरे से डिसोल्यूशन का काम करवा लो, आपको मेरे को देना है 18,000 रुपया, मेरे को आपको देना है 9,000 रुपया, इसको हम लोग सेट ऑफ कर देते, फुल सेटलमेंट इसको सेट ऑफ कर देते। फुल सेटलमेंट मतलब सर कोई भी डिफरेंशियल कैश एक्सचेंज नहीं होगा, मेरे डेट के बदले आपका लाइबिलिटी खत्म, जो मेरे को आपको पैसा देना है और आपको मेरे को देना है उसको हम लोग आपस में सेट ऑफ कर देते हैं, हम आपको उसके बदले सर्विस दे देते हैं, काम खत्म। बताइए क्या एंट्री होगा? नो एंट्री। सर नो एंट्री क्यों होगा? सर नो एंट्री इसीलिए होगा क्योंकि हम लोग ऐसा पढ़े थे डिसोल्यूशन में कि जब भी आपका कोई लाइबिलिटी, जब भी आपका कोई आउटसाइड लाइबिलिटी किसी असेट से एडजस्ट होता है, वापस मेरा वर्ड्स प्लीज ध्यान से सुनना, जब भी आपका कोई असेट लाइबिलिटी आपके किसी असेट से एडजस्ट होता है, कोई आउटसाइड लाइबिलिटी आपके असेट से एडजस्ट होता है, तो हम लोग उसका कोई एंट्री नहीं दिखाते। सर ऐसा कोई रूल नहीं है, ये कोई रूल नहीं है, लेकिन आप जब इसका अकाउंटिंग करेगा तो आप देखिएगा सारा एंट्रीज कट जाएगा, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हम लोग इसका कोई एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन ये चीज केवल आउटसाइड लाइबिलिटी पे लागू होगा, ध्यान रखना आप लोग मेरा बात। अगर ये इंटरनल लाइबिलिटी होता, अगर सर ये कोई इंटरनल लाइबिलिटी होता और अगर ये किसी एसेट से एडजस्ट होता तो हम लोग यहां पर ये चीज नहीं कर पाते। सर इंटरनल लाइबिलिटी का एग्जांपल, मान लो कोई पार्टनर का लोन, मान लो पार्टनर बियर करता, यहाँ पे पार्टनर लिखा होता, तो हम लोग ऐसा नहीं कर पाते। समझा आप लोग? क्लियर एकदम? आगे बढ़ सकते हैं अपने लोग? आप लोग नो एंट्री लिख सकते हैं, एकदम कोई दिक्कत नहीं, एकदम नो एंट्री लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से जितना पॉसिबल केसेस था रियलाइजेशन एक्सपेंस को लेके सारा हम आप लोग के संग डिस्कस कर लिया। इसके बाद एक बार आप लोग अपना सेल्फ प्रैक्टिस जरूर करना, और अगर कुछ और केस बनता है तो वो आप लोग अपने एंड से रिजॉल्व कर लेना। बट मेरे को लगता नहीं है कि अब कोई भी ऐसा यूनिक केस होगा, या फिर अगर कुछ आ भी गया यूनिक
तो आप लोग को उसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, और अगर आ गया तो आई एम जस्ट अ व्हाट्सएप अवे। चलिए आगे बढ़ते हैं, या फिर कॉल भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है खाली व्हाट्सएप, व्हाट्सएप और कॉल अभी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, रेडी। ये भी एक बहुत यूनिक ट्रीटमेंट होता है WCR को लेके। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व क्या होता है इसके बारे में हम आप लोग को बहुत कुछ बताना नहीं चाहता, क्योंकि आप लोग सबको पता है ये क्या होता है। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व हम लोग एक रिजर्व क्रिएट करते हैं, ताकि अगर कभी भी हमारे वर्कर के संग कोई मिसहैप हो गया तो हम लोग उसको पेमेंट करने के लिए अपने पास एक सिंकिंग फंड, एक पूल, एक अपने पास रिजर्व क्रिएटर है, दैट्स ऑल। ठीक है, ये भी हम आप लोग को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत दिन हो गया होगा, शायद आप लोग अकाउंट्स लेके नहीं बैठा होगा, बहुत दिन हो गया ना लास्ट, तो कभी किया होगा आप लोग, कम से कम 15 दिन तो हो गया होगा, 1 महीना हो गया। हाँ, इसलिए हम जस्ट बता रहे ताकि आप लोग थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए। ठीक है, और ये रिवीजन कराने, हम रिवीजन करवाने का इसलिए जानबूझ के सोचा था, क्योंकि एक क्या होता है ना, जब आप कोई सब्जेक्ट से बहुत दिन टच छूट जाता है ना, तो वो फिर करने का ऐसा बहुत ज्यादा मन सा नहीं करते। बट एक बार साथ में कर लेने से ना, अब पूरा दिन शायद आप लोग के अंदर एनर्जी रहेगा अकाउंट्स करने का, ऐसा मेरे को लगता है। तो इसीलिए हम थोड़ा सा रिवीजन वाला चीज पे ज्यादा स्ट्रेस दे रहा था। ऑल्दो बहुत लोग को करने का इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी हम कि ठीक है भाई, जितना लोग करें उनको ही कराओ, कि एटलीस्ट आपको पूरा दिन वो एनर्जी रहेगा करने का, बस यही इसका एक ऑब्जेक्टिव था। चलिए खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए केस 1, सबसे पहला मान लो अगर आपके वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व में बैलेंस है 1.5 लाख रुपए का, लेकिन क्लेम हमारे पास कुछ भी नहीं है। सर ये WCR का बैलेंस कहाँ दिखेगा? ये आपको बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखेगा। और क्लेम के बारे में हम लोग को कहाँ से पता चलेगा? ये हम लोग को एडिशनल इंफॉर्मेशन से पता चलेगा कि क्लेम कुछ भी नहीं है। क्या करेंगे हम लोग इस 1.5 लाख रुपए का? नहीं, इसको हम लोग रियलाइजेशन में नहीं डालेंगे, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स को। इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स को, कौन से रेशो में? सर यहाँ पे एक ही रेशो होता है, जो भी रेशो दिया होगा उसी में हम लोग बांट देंगे। खैर OPSR यहाँ पे बोलना थोड़ा सा गलत बात है, यहाँ पे OPSR नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पे PSR रेशो ही बोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ओल्ड न्यू गेन ऐसा तो कुछ होता नहीं है, तो PSR रेशो में हम लोग बांट देंगे। बोलिए, कोई कुछ पूछ रहा था, कोई कुछ बोल रहा था शायद, नहीं? अच्छा, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? सपोज दो पार्टनर है, अज्यूमिंग आपका एक्स और वाई दो पार्टनर है, तो इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा आपका? WCR 2x 2y। प्लीज आप लोग पूरा लिखना, एक्सेस कैपिटल वाइस कैपिटल, अभी टाइम का कॉन्स्टेंट के कारण हम लोग पूरा नहीं लिख रहे। 1.5 लाख, और कौन से रेशो में जाएगा? इक्वली बांट देते हैं, क्योंकि अपने को कुछ नहीं बोला है, PSR रेशो कुछ नहीं बोलता, तो इक्वल ले लेते हैं हम लोग। चलिए नंबर 2, प्लीज आप लोग देखो, 1.5 लाख रुपए का आपके पास WCR है, और आपके पास क्लेम 90,000 रुपए का है। दो बॉक्स बनाने का ऑब्जेक्टिव जानबूझ के है कि यहाँ पे दो एंट्रीज पड़ेगा, इसीलिए 2 मिनट का समय आप लोग लो, और प्लीज आराम से आप लोग सोचो। एक्चुअली दो भी नहीं, 3 एंट्री आएगा, हमको 3 कॉलम बनाना चाहिए था, ध्यान देके भूल से 2 ही बनाए, 3 एंट्री आएगा, माई मिस्टेक। 1 2 और 3, 3 जर्नल एंट्री है। अगर आपको इसको जर्नल सोचने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो पहले बार विजुअलाइज कर लो कि हम रियलाइजेशन में क्या करते थे, वैसा भी आप सोच के जवाब दे सकते हैं। अगर आपको जर्नल एक बार में सोचने में ऐसा दिक्कत सा आ रहा है, तो आप एक बार ऐसा विजुअलाइज कर लो कि हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में कैसे इसको यूज करते थे, वो भी आप कर सकते हैं। अब यही बात है, ये रियलाइजेशन में आएगा, हम आपको बता रहे, देखो ध्यान से सुनना आप लोग। अगर मेरे WCR का कोई भी क्लेम है, प्लीज सब लोग थोड़ा ध्यान से, अगर मेरे WCR का कोई भी क्लेम है, तो जितना मेरा क्लेम है, जितने का मेरा क्लेम है, उतना अमाउंट मेरे रियलाइजेशन में जाएगा। ठीक है, जैसे मेरे 90,000 रुपीज का क्लेम है, तो हम सबसे पहले क्या करेगा? अच्छा, क्लेम है मतलब क्या? देखो मेरे को इसका पेमेंट करना पड़ेगा कि नहीं, हाँ या ना मेरे को बताओ, क्या मेरे को 90,000 का पेमेंट करेगा, यस और नो? 100%। अच्छा, अगर हमको इसका पेमेंट करना पड़ेगा, अगर हम एक बार छोटा सा आप लोग के लिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं रफ में एकदम, ये रहा मेरा रियलाइजेशन अकाउंट। अगर हम कोई भी लाइबिलिटी का पेमेंट करेगा तो पक्का वो यहां पर आएगा, टू बैंक। इसको हम क्या लिखेगा? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम 90,000, क्लियर?
तो इसके लिए हम क्या करेगा, सबसे पहले, क्योंकि देखो अगर हम खाली यहाँ पे, अगर हम रियलाइजेशन में खाली डेबिट में लिख देगा ना, तो ऐसा लगेगा कि मेरा 90,000 रुपए का पूरा नुकसान हो गया, लेकिन एक्चुअली मेरा लॉस नहीं है, क्योंकि उसके अगेंस्ट में तो हम क्लेम बना, रिजर्व बना के रखा है ना। तो हम क्या करेगा, यहां पर ट्रांसफर कर देगा WCR को, कितना, केवल सर 90,000 रुपए। क्योंकि अगर हम इसका केवल पेमेंट दिखाएगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि मेरा 90,000 रुपए का नुकसान हो गया, बट दिस इज नॉट अ लॉस, आई हैव क्रिएटेड अ रिजर्व अगेंस्ट इट। सेम वो बैड डेट और उसकी जैसा होता है, बैड डेट और PFDD जैसा, कि जब आपने PFDD बना के रखा है तो आप बैड डेट को PL में क्यों डाल रहे हो, बेवकूफी वाला बात है। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना हम लोग को पेमेंट करना है, जितना हमारा क्लेम है, उतना हम लोग WCR से पैसा रियलाइजेशन में डालेंगे। ये समझा आप लोग, पहला वाला बात मेरा। तो इसका पहला एंट्री आप लोग बताओ क्या करेगा, जब हम 90,000 रुपए यहां से निकाल के, यहां से हम जब 90,000 रुपए निकाल के अपने रियलाइजेशन अकाउंट में डालेगा, तो इसका हम लोग जर्नल एंट्री क्या करेगा, जल्दी से बताओ आप लोग। WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, सब लोग ये मानते हैं, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। 90,000 90,000, ठीक है सर। बच गया कितना, बच गया करीब करीब, हाँ 60,000 रुपए का मेरा रिजर्व बच गया, क्या करे उसका, उसको पार्टनर्स में बांट दो। WCR अकाउंट डेबिट, अज्यूमिंग XY दो पार्टनर है, तो 2X 2Y, 60,000 रुपए का मेरा रिजर्व बच गया, इसको हम लोग 30,000 दोनों पार्टनर्स में बांट देंगे। सर थर्ड एंट्री क्या होगा, रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये थर्ड एंट्री, हम इस वाले एंट्री का बात करें, ये हो गया मेरा थर्ड एंट्री, ये हो गया था मेरा फर्स्ट एंट्री। और ये जो कैपिटल अकाउंट बना, जो WCR है, उसको हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहां तक क्लियर है सब लोग को, कोई डाउट नहीं आएगा। तो प्लीज आप लोग थर्ड वाला एंट्री ट्राई करो, इस बार मेरे रिजर्व से ज्यादा का मेरा क्लेम है। सर 1.5 लाख रुपए का रिजर्व है, ये तो आपको पूरा डालना ही पड़ेगा, कहां पे, रियलाइजेशन में। तो हम लोग सबसे पहले ये एंट्री तो रिपीट ही करेंगे, WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि मेरे को पूरा का पूरा यूज करना पड़ेगा अपने क्लेम को सेटल करने के लिए। उसके बाद क्या एंट्री करेंगे, परफेक्ट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट रुपीज 2 लाख 2 लाख। मतलब अगर आप इसको यहां पर विजुअलाइज करो ना, तो ये कुछ ऐसा आएगा। अगर बाई चांस आपको लेजर ही बनाने आ जाए, तो आप अपना 1.5 लाख रुपया ट्रांसफर किया और यहां पर आप 2 लाख का पेमेंट किया। और इसका सिग्निफिकेंस क्या, अगर आप समझ के देखेगा तो, सर 2 लाख रुपया मेरे को पेमेंट करना है, 1.5 लाख का मैंने पहले से रिजर्व बना के रखा है, एडिशनल मेरा वर्कमैन का क्लेम का खर्चा कितना है, सर ओनली 50,000 रुपीज, विच इज एविडेंट अगर आप इन दोनों को आपस में सेट ऑफ करेगा तो। समझा आप लोग मेरा बात, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, वो मेरा, इन दोनों को अगर आप एडजस्ट करेगा तो 50,000 रुपीज मेरे डेबिट में बचेगा। डेबिट मनी मेरा इस पूरे प्रोसेस के कारण, इन इस सेटलमेंट के कारण 50,000 रुपीज के एडिशनल लॉस आ रहा है, जिसको हम डेबिट करेगा। आई होप यहां तक क्लियर है आप लोग को। तो ध्यान रखिए, हाँ बोले बोले। लास्ट में 90,000 आएगा, यस लास्ट में 90,000 आएगा, सेकंड वाले केस में पेमेंट 90,000। ये 3 केस पॉसिबल हो सकता है WCR का, अगर मान लो पहला आपका कोई क्लेम हो ही ना, तो क्या करो, पूरा अमाउंट को उठाओ और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सेकंड, अगर आपका क्लेम कम है, तो जितना क्लेम है उतना पहले रियलाइजेशन में डालो, बचे हुए को पार्टनर्स में बांट दो, और अल्टीमेटली क्लेम का अपना सेटलमेंट कर दो। और थर्ड, व्हेन योर क्लेम इज मोर देन योर रिजर्व, सो फर्स्ट ट्रांसफर एंटायर WCR टू योर रियलाइजेशन अकाउंट, जितना आपको पेमेंट करना है उतने का पेमेंट दिखा दो, एंड यू आर डन। यहां तक आप लोगों को क्लियर है कि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हाँ PDF जरूर भेजेंगे। आपको लिखा हुआ चाहिए कि बिना लिखा हुआ चाहिए, लिखा हुआ, ठीक है चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3,
ट्रीटमेंट ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंस। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोग को रियलाइजेशन अकाउंट में बैलेंस शीट दिया होता है ना, उसमें अभी हम लोग क्या डिस्कस किए कि जितना भी आपका असेट होगा वो सारा असेट आपका रियलाइजेशन में चला जाएगा, जितना भी आपका लाइबिलिटी हुआ वो सारा लाइबिलिटी आपके रियलाइजेशन में चला जाएगा। लेकिन सर अगर मान लो केस वन जो हम यहाँ पे लिख के दिए ये समझा रहे हैं आपको, अगर मान लो आपके यहाँ पर कैश अकाउंट भी दिया हुआ है, अकाउंट तो नहीं लिखेगा बैलेंस शीट में, कैश ही रहेगा, या और मान लो अगर आपके यहाँ पे बैंक बैलेंस दिया हुआ है, say for example your cash balance is 10,000, your bank balance is 15,000, my question to you is कि हम लोग इन आइटम का क्या ट्रीटमेंट करेंगे? दोनों आइटम, ये आपका बैलेंस शीट है, प्लीज बताइए। परफेक्ट। हम लोग क्या करेंगे सर? हम लोग नॉर्मली ना लेजर एक ही बैंक का खोलते हैं, हम नॉर्मली बैंक का ही लेजर खोलते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन आपको बोल दिया प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट, प्रिपेयर बैंक अकाउंट, तीन तो आपको कभी नहीं पूछेगा। मान लो दो ही बोल दिया आपको, मान लो दो ही बोल दिया आपको, तो हम लोग बैंक अकाउंट ओपन करेंगे, क्वेश्चन नहीं बोलेगा, बैंक अकाउंट ओपन करेंगे, और जो भी आपका कैश रहेगा उसको हम लोग बैंक में डिपॉजिट का एंट्री दिखा देंगे। हम लोग ऐसा एंट्री पास करेंगे एज इफ हम लोगों ने हमारे कैश को बैंक में डिपॉजिट किया। इसका एंट्री सब लोग को पता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, आपके बैंक में आएगा टू कैश, आया ना? क्लियर है? तो पहला केस हम यही लिया था कि इफ बोथ कैश एंड बैंक बैलेंस इज गिवन इन द बैलेंस शीट, तो इसका आपका आंसर क्या बना? इसका आपका आंसर यही बना, ट्रांसफर कैश इन हैंड टू बैंक अकाउंट। सेकेंड केस हम बोल रहे हैं कि अगर मान लो आपका ये वापस से एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, ठीक है, जो हम आप लोग का जो टेस्ट लिया था अभी अकाउंट्स का, उसमें वाला क्वेश्चन दिया था कि अगर मान लो ये आपका बैलेंस शीट दिया हुआ है, बैलेंस शीट में आपको यहाँ पर ये आपका क्या हो गया? लाइबिलिटी हो गया, ये आपका असेट हो गया। असेट में आपको दिया हुआ है बैंक अकाउंट 10,000 रुपये, और यहां पर आपको दिया हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट 5,000 रुपये का। सर क्या करेंगे? ये बैंक ओवरड्राफ्ट कहां पे जाएगा आप मेरे को ये बताओ। सब लोग मानता है ये रियलाइजेशन में जाएगा? हाँ सर, क्योंकि ये दिस इज जस्ट लाइक अदर लाइबिलिटी, जैसा मेरे लिए क्रेडिटर, जैसा मेरे लिए बैंक लोन, वैसा ही मेरे लिए बैंक ओवरड्राफ्ट। तो हम लोग इसको डाल देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। सर कहां जाएगा रियलाइजेशन में? वही क्रेडिट साइड में, बैंक ओवरड्राफ्ट। और सर ये बैंक अकाउंट, सर ये तो हम लोग अभी डिस्कस किए कि बैंक अकाउंट में के ओपनिंग बैलेंस में चला जाएगा, ये आपके बैंक के ओपनिंग बैलेंस में चला जाएगा, टू बैलेंस बीडी बोल के। ये क्लियर आप लोग को? तो सेकंड केस हम यही लिया, इफ बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी दिया हुआ है और बैंक का आपको डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, डेबिट मैंने ये आपको असेट बैलेंस दिया हुआ है, तो आप बेसिकली क्या करेगा? जो आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है ये आपके चला जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में, और जो आपका बैंक अकाउंट है ये तो आपके बैंक में चला जाएगा। थर्ड केस हम लिखा नहीं, लेकिन मेरे को अभी कराते कराते ध्यान आ रहा है, अगर मान लो केवल यही दिया हुआ है बस, अभी क्या करेगा? परफेक्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट। जब आप बैंक अकाउंट बनाएगा तो ये बैंक अकाउंट के आपके बैलेंस सीडी में चला जाएगा, बाई बैलेंस सीडी बोल के चला जाएगा जब भी आप बैंक अकाउंट बनाएगा, क्योंकि आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है, तो हम लोग इसको बैंक अकाउंट में बाई बैलेंस सीडी करके जितना भी अमाउंट है 5,000 इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। कोई डाउट है तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं, बोलिए। अच्छा बताते एक बार, बताते एक बार हम लोग। अच्छा WCR का लास्ट में डाउट है, बोलिए क्या डाउट है? नहीं 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 नहीं, वो करने का जरूरत नहीं। देखो हम आपको क्या बताते, देखो क्वेश्चन सुनो, सब लोग डाउट सुनो क्या बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि जो हम लोग WCR का केस 3 डिस्कस किए थे, WCR का जो हम लोग केस 3 डिस्कस किए थे, या जर्नल के थ्रू भी बता सकते हैं, तो बोल रहे हैं कि इसका जो 50,000 रुपया डिफरेंस आ रहा है, कि हम लोग इसको पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे? ये आंसर इज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सर ये ना आपके रियलाइजेशन से ऑलरेडी पार्टनर के अकाउंट में चला जाता है। जब आप अपना रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड आप क्या कर रहे हैं। आप यहां पे लिखा WCR हाउ मच 1,50,000, आपने पेमेंट कितना किया? बैंक अकाउंट,
कितना, 2 लाख। आपको लग रहा है ये 50,000 रुपए का लॉस है, हाँ या ना? लॉस है। तो आपका अल्टीमेटली क्या हुआ, आप जब इसका बैलेंसिंग फिगर निकालेगा आप क्या लिखेगा, बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो लॉस होगा 50,000 का आप तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, और इसके थ्रू ये ऑलरेडी आपका चला जाएगा। हाँ, अगर आप अपना पूरा रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, जैसे मान लो अगर आप अपना पूरा रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, आप बहुत सारा रियलाइजेशन का एंट्रीज पास किया, उसके बाद ये अपने आप बैलेंसिंग फिगर में आ जाते हैं। अगर आप चाहो, अगर मान लो आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि केवल ये 2 ही ट्रांजैक्शन है आपके पूरे सम में, तो आप डेफिनेटली इस रियलाइजेशन के बैलेंस को पार्टनर में ट्रांसफर कर सकते हैं, बट दैट इज दिस बैलेंसिंग फिगर विच इज बीइंग ट्रांसफर्ड। वो ये बैलेंसिंग फिगर हो रहा है जो बेसिकली ट्रांसफर हो रहा है। समझा आप क्या बोलना चाह रहे हैं? क्लियर? आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसमें थर्ड एंट्री भी दिखाना चाहे तो कोई इशू का बात नहीं है, एकदम कोई दिक्कत नहीं, आप थर्ड एंट्री भी इसमें दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, बस एग्जैक्टली एग्जैक्टली। चलिए हम लोग, हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज आईएफआर। आईएफआर और डब्ल्यूसीआर एडमिशन रिटायरमेंट डेट तक तो मोटा मोटी सेम ही ट्रीटमेंट होता था, लेकिन यहाँ पर पूरा बदल जाता है। यहाँ पर हम एकदम आप लोग के लिए सिंप्लीफाई कर दिया कि अगर मान लो आपके बैलेंस शीट में आपको आईएफआर दिख रहा है, अगर मान लो आपके बैलेंस शीट में आपको आईएफआर दिख रहा है, तो आप उसको रियलाइजेशन अकाउंट में तभी ट्रांसफर कर सकते हैं जब आपके बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिखे तो, अदरवाइज नॉट। सर यहां पर ना वैल्यू बढ़ने घटने से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। अगर आपके बैलेंस शीट में आईएफआर दिख रहा है, आप उसको रियलाइजेशन अकाउंट में तभी ट्रांसफर करेगा जब कॉरेस्पॉन्डिंग एक असेट आपके बैलेंस शीट में एग्जिस्ट कर रहा हो तो। इफ देर इज नो असेट अपीयरिंग ऑन योर बैलेंस शीट, if you are not transferring investment in your realization account, you will not transfer IFR in realization account. तो सर उस केस में क्या होगा, जब मेरे बैलेंस शीट में केवल आईएफआर है और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, हम लोग आईएफआर को पार्टनर्स में बांट देंगे उनके पीएसआर रेशियो। आई होप यहां तक का डिस्कशन आप लोगों को क्लियर है, आईएफआर क्लियर है सब लोग को? आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आप लोग का टॉपिक आता है कि अगर मान लो गुडविल मेरे बैलेंस शीट में अपीयर कर रहे हैं तो क्या होगा। सर ये मेरा बैलेंस शीट है, मेरे बैलेंस शीट के असेट साइड में गुडविल आता है, ये अपने सबको पता है कि ये गुडविल एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में हम लोग क्या करते थे, इस गुडविल को सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। जर्नल एंट्री होता था पार्टनर टू गुडविल, ये याद है सब लोग को? ठीक है, तो अगर मान लो आपका ये गुडविल दिख रहा है आपके बैलेंस शीट में, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको पार्टनर्स में नहीं बांटेंगे। ध्यान रखना ये आपके रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा, जिस तरीके से बाकी सारा असेट जाता है। जिस तरीके से आप अपने डेटर को, प्लांट को, लैंड को, बिल्डिंग को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं, ठीक उसी तरीके से आप इसको भी ट्रांसफर करेगा। इसका पेमेंट टू बैंक एंट्री आप तभी दिखाएगा जब आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया जाए तो। क्वेश्चन में अगर आपको बोल रहा है दैट सर दिस गुडविल इज रियलाइज एट ₹8,000, तो ही आप टू बैंक 8,000 लिखेगा, अदरवाइज आप गुडविल को ऐसा मान लेगा कि वो अनरियलाइज रह गया, वो टेक्निकली आपका लॉस हो गया। ठीक है, डू नॉट शो एनी रियलाइज्ड अमाउंट अनलेस गिवन इन द क्वेश्चन। और अगर मान लो आपको रियलाइजेशन का कोई अमाउंट दिया हुआ है तो ऑब्वियस सा बात है आप यही एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, ये बैंक यहां नहीं जाएगा, ये मतलब आपको रियलाइजेशन अकाउंट में बता रहे हैं। जब ये आपके गुडविल में दिया हुआ है, बैलेंस शीट में दिया हुआ है, जब आप इसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेगा तो आप क्या करेगा, गुडविल आपके चला जाएगा यहाँ पर डेबिट में, और आप यहाँ पे दिखाएगा बाई बैंक 8,000 रुपये। ये आप तभी दिखा सकते हैं जब आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ भी रियलाइजेशन का अमाउंट दे तो। अगर आपको कुछ रियलाइजेशन का अमाउंट नहीं दिया है, आपको नहीं बोला है कि गुडविल इज रियलाइज्ड, तो आप उसको सिंपली इग्नोर कर देगा, ट्रांसफर करके आप उसको इग्नोर कर देगा। हम लोग आगे बढ़े। नेक्स्ट, जब भी हम लोग अपने बैलेंस शीट को खाली करने का काम करते हैं, जब अपने लोग ये आज का सेशन स्टार्ट किया था, हम आप लोगों को क्या बोला था, कुछ एक्सेप्शन आएगा, वो एक्सेप्शन यही वाला है, आप अपने सारे एसेट को ट्रांसफर करता है एक्सेप्ट कैश और बैंक को। कैश ऑब्लिक बैंक लिखा है, वॉट जो भी एक हो सकता है, लेकिन केवल उन एसेट्स को रियलाइज किया जाएगा जिनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ होगा। अगर किसी भी एसेट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ तो आप उसको अनरियलाइज छोड़ देगा, आप उसको अनएंटरटेन छोड़ देगा, आप कुछ नहीं करेगा उसके बारे में।
सर बैलेंस शीट में जितना भी आउटसाइड लाइबिलिटी होगा ना, बाहर वालों का लाइबिलिटी, उसको हम लोग रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। सर आउटसाइड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? तीन चार चीजों को छोड़ के, जैसे क्या पार्टनर के कैपिटल को छोड़ के, कोई भी पीएल का बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, कोई भी आपका जनरल रिजर्व है, कोई भी इस तरीके का आइटम है, उसको छोड़ के, और पार्टनर के लोन को छोड़ के। पार्टनर के लोन को छोड़ के, इन तीन आइटम, चार आइटम को बेसिकली छोड़ के जितना भी आउटसाइड लाइबिलिटी होता है उसको हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। और सारे आउटसाइड लाइबिलिटी को हम लोग पे करते हैं इवन इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन। मतलब अगर आपको कुछ नहीं बोला, मान लो आपके रियलाइजेशन, आपके बैलेंस शीट में दिया हुआ है क्रेडिटर 5,000 रुपया, तो आपने क्या किया होगा? आपने अपने रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिटर को रिकॉर्ड किया होगा, क्रेडिट साइड में 5,000। आपको इंफॉर्मेशन में कुछ भी नहीं बोला कि सर हम लोगों ने क्रेडिटर को पेमेंट किया कि नहीं किया, कुछ नहीं बोला, तो आप क्या करोगे? पेमेंट दिखाओगे। यू विल हैव टू मैंडेटरीली राइट टू बैंक 5,000। बोलिए हाँ या ना, क्लियर? लेकिन असेट के केस में हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। असेट बोलेगा तो ही हम लोग रियलाइज करेंगे, नहीं बोलेगा तो हम लोग नहीं करेंगे। एकदम सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर लिए थे, फिर भी हम एक बार लिख दिया दैट नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड व्हेन असेट इज यूज्ड टू सेटल एन आउटसाइड लायबिलिटी। थोड़ा देर पहले हम लोग बात किए थे, अगर आपका कोई असेट कोई आउटसाइड लायबिलिटी के थ्रू सेटल हो रहा है तो हम लोग उसको कभी भी अकाउंट्स में रिकॉर्ड, डिसोल्यूशन में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। समथिंग लाइक अगर मान लो आपके बैलेंस शीट में आपको दिया हुआ है क्रेडिटर, आपके बैलेंस शीट में आपको क्रेडिटर दिया हुआ है 10,000 रुपीज, ये आपका बैलेंस शीट है। आप क्या करेगा? इसको अपने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेगा बाई क्रेडिटर करके 10,000। और आपको बोला कि आपका एक, मान लो कोई असेट है जिसके थ्रू आप इसको सेटल कर रहे हैं। से मान लो आपके पास एक फर्नीचर है, क्रेडिटर बोला कि सर हम इस फर्नीचर को लेके चला जा रहे हैं, तो आपके बैलेंस शीट में पक्का फर्नीचर भी होगा ना। से मान लो 8,000 पे, तो आप पक्का इसको भी ट्रांसफर किया होगा रियलाइजेशन अकाउंट में। बस डन, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। क्रेडिटर बोल रहे सर फर्नीचर लेके जाएगा, फिजिकली लेके चला जाओ, अकाउंटिंग हम लोग उसका कुछ नहीं करेंगे। सर ऐसा नहीं है कि कोई रूल है, ये भी उस वो थंब रूल, मतलब ये भी वो अकाउंटिंग का ही पार्ट है कि सब कुछ कैंसिल हो जाता है। पहले आप रियलाइजेशन एक बार डेबिट करेगा, एक बार क्रेडिट करेगा, तो अल्टीमेटली कोई एंट्री बनेगा नहीं, तो कैंसिल होता है, इसलिए हम लोग कुछ भी नहीं करते। ठीक है। लेकिन अगर यहां पर आउटसाइड लाइबिलिटी की जगह कोई अगर इंटरनल लाइबिलिटी है तो हम लोग उसको जरूर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। अगर आपका कोई असेट कोई पार्टनर लेके चला जा रहा है तो हम लोग उसको जरूर रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है यहां तक आप लोगों को डिस्कशन? आगे बढ़े अपने। अच्छा, एक और बात, पार्टनर की वाइफ बाहर वाली होती है, फर्म के रिगार्ड से पार्टनर की वाइफ बाहर वाली होती है। मतलब अगर मान लो मिस्टर एक्स पार्टनर है तो उनकी जो वाइफ है मिसेज एक्स, वो आउटसाइडर ही मानी जाएगी, उनके लाइबिलिटी को हम लोग बाहर वाला लाइबिलिटी मानेंगे और उसको हम लोग रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। ध्यान देना, ऐसा भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि मान लो नॉर्मली अपने लोग का टेंडेंसी क्या होता है, जितना भी क्वेश्चन अपने लोग देखते हैं 95% क्वेश्चन में मेल पार्टनर होता है। मतलब आपको जो बैलेंस शीट दिया होता है उसमें जो आपका कैपिटल होता है ना, वो कैपिटल में आप दिया होता है एक्स वाई जेड, और ये सारे मिस्टर लोग हैं, मतलब सारे जेंट्स लोग हैं, सारे आदमी लोग हैं। और नीचे आपको दिया रहेगा मिसेज एक्स लोन, तो आप क्या बोलेगा? सर उसकी वाइफ का लोन है। अभी हम लोग बात किए, वाइफ तो बाहर वाली है, मतलब पार्टनरशिप के रिजोल्यूशन के एंगल से वाइफ बाहर वाली है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सर ये आपका आउटसाइड लायबिलिटी है। लेकिन क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, ध्यान से पढ़ना, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा लिख दे कि जो पार्टनर लोग है ना वो इस बार मेल नहीं है, पार्टनर्स फीमेल है, मतलब सारी मिसेज लोग हैं। जैसे मान लो आपको लिखा हो रहेगा मिसेज एक्स, मिसेज वाई, मिसेज जेड, और यहाँ पे लिखा हो रहेगा एक्सिस लोन अकाउंट। तो ये कौन हो गया? मिस्टर एक्स, ये इनका हस्बैंड हो गया। इस बार ये बाहर वाला हो गया, आउटसाइड लायबिलिटी। समझा आप लोग हम क्या बोलना चाह रहे हैं? कि देख लेना कि जो पार्टनर है वो मेल है कि फीमेल है, मतलब हस्बैंड है कि वाइफ है। क्योंकि नॉर्मली अपने लोग का टेंडेंसी होता है कि हम लोग वाइफ के लोन को आउटसाइड लोन मानते हैं, बट ऐसा हो सकता है कि वाइफ पार्टनर हो और हस्बैंड आउटसाइडर हो, ये हो सकता है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट,
कॉन्सेप्ट नंबर 7, लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म। लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म मतलब ये फर्म के लिए लाइबिलिटी, ये फर्म के लिए लाइबिलिटी मतलब आपके बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में दिया हुआ है एक्सेस लोन अकाउंट, आपके फर्म के बैलेंस शीट में दिया हुआ है एक्सेस लोन अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ सर, ये फर्म का लाइबिलिटी है, फर्म को पार्टनर को ये पैसा देना है। इसको हम लोग क्या रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं? जल्दी से बोलो हाँ या ना। नहीं सर, नो, दिस इज नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो हम लोग फिर क्या करते हैं सर, इसको ना हम लोग डायरेक्टली बैंक के थ्रू पेमेंट कर देते हैं। मतलब सर फिर हम लोग इसका जर्नल एंट्री क्या करते हैं सर, इसका हम लोग एंट्री करते हैं एक्सेस लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एक्सेस लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ₹10,000 या जो भी लोन का अमाउंट है, हम लोग इसी तरीके से इसको डायरेक्टली पे कर देते हैं। ठीक है, तो हम उसको आप लोगों को लिख के दिया नॉट टू बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, रादर इट इज पेड डायरेक्टली, बैंक कैश जिससे भी पे हो जाता है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है सर। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि मान लो पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है उसमें सारा एडजस्टमेंट करने के बाद, मतलब मिस्टर एक्स का कैपिटल अकाउंट आप बना रहे हैं, उसका कैपिटल आप लिख दिया, पीएल का पैसा बांट दिया, जनरल रिजर्व दे दिया, सब कुछ आप कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। ठीक है, और पता चल रहा है कि उनका डेबिट बैलेंस है, कैपिटल का डेबिट बैलेंस। कैपिटल का डेबिट क्या होता है? नेगेटिव बैलेंस होता है ना, आया ना। कैपिटल डेबिट इज अ नेगेटिव बैलेंस, इट्स एन एसेट फॉर द फर्म। फर्म को उल्टा पार्टनर से 40,000 रुपया लेना है, ये क्लिक करें आप लोग को सबको, और मेरे को उसको पैसा देना कितना है? 1 लाख रुपया, आया ना। इस केस में हम क्या करेगा, जितना मेरे को उनसे पैसा लेना है, कितना 40, देना कितना है 1 लाख, 40,000 रुपीज हम ट्रांसफर कर देगा उनके कैपिटल अकाउंट में, और रेस्ट 60,000 रुपीज हम उनको पे कर देंगे बैंक के थ्रू। मतलब सर इसका एंट्री क्या हो जाएगा, एक्सेस लोन अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट, दिस इज ₹1 लाख। इसमें से 40,000 रुपीज जितना डेबिट बैलेंस है उतना हम ट्रांसफर कर देगा उनके कैपिटल अकाउंट में, और बाकी 60,000 रुपया हम उनको बैंक से पे कर देगा। क्लियर आप लोग को? हाँ बोलिए। मेरे को ये वापस बता रहे, हम फर्म है और आप पार्टनर है, मेरे को आपसे कितना पैसा लेना है 40,000, और मेरे को आपको देना कितना है 1 लाख। तो हम क्या बोला, इन दोनों को सेट ऑफ कर दो ना। मेरे को आपसे 40 मिलना है, मेरे को आपको 1 लाख रुपया देना है, तो हम नेट 60,000 आपको दे देता है ना, 40 को एडजस्ट कर देते हैं, म्यूचुअल सेट ऑफ, और बाकी 60 का पेमेंट कर देते हैं। समझा प्रियंका हम क्या बोल रहे हैं? क्योंकि क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, ये उसका मान लो कैपिटल अकाउंट है, उसका कैपिटल अकाउंट है। हम क्या बोला, ये मान लो 3 पार्टनर है ए बी सी, ये मान लो ए बी सी, हम बोला इनका जो बैलेंसिंग फिगर बच रहा है ना वो डेबिट में बैलेंस है। मान लो इसका खाली एक ही बैलेंस है, टू बैलेंस सी डी 40,000, ये हो गया डेबिट बैलेंस, ये हो गया डेबिट। तो हम क्या बोला, 40,000 रुपया आप इनके लोन से, जो इन्होंने लोन दे के रखा है, आप इनके लोन को यहाँ पे ट्रांसफर कर दो, इनका बैलेंस खत्म, ना कुछ लेना ना कुछ देना, यहाँ पे बैलेंस जो 60,000 बच गया वो आप उनको पे कर दो। अभी क्लियर? ठीक है, ये लोन वाला क्लियर है आप लोग को। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप लोग का और एक टॉपिक है, ये भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बोला कि अगर मान लो, सॉरी ये 2 बार रिपीट हो गया, 9 कुछ नहीं है, यही है। बोला कि अगर मान लो इफ कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन अंडर फिक्स मेथड, अगर आपका कैपिटल अकाउंट फिक्स मेथड में मेंटेन होता है, इसका मतलब है कि पार्टनर लोग 2 अकाउंट मेंटेन करते हैं।
और इस टॉपिक से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन आप लोग के स्पेसिमेन पेपर में भी आया है, जिसको हम लोग अभी ही डिस्कस करेंगे। देखिए, आपके पार्टनर लोग का करंट अकाउंट बैलेंस है और पार्टनर लोग का कैपिटल अकाउंट बैलेंस है। यही तो होता है फिक्स मेथड में, जब वो लोग दो अकाउंट मेंटेन करते हैं। मान लो आपका यहां पर बाई बैलेंस पीडी, मान लो दो ही पार्टनर हम लेते हैं एक बार कैलकुलेशन सिंप्लिसिटी के लिए। ये मान लो हो गया 10,000, ये मान लो हो गया 8,000। जितना भी सारा ट्रांजैक्शन होगा वो सारा कौन से अकाउंट में जाएगा? प्रॉफिट, रिजर्व, कहाँ जाएगा? कौन से में? कैपिटल के करंट? सब कुछ करंट में जाएगा। ठीक है, तो आपका यहां पर भी एक बैलेंस पड़ा होगा, बाई बैलेंस बीडी से, दिस इज रुपीज 1 लाख एंड दिस इज रुपीज 2 लाख। से आपका यहाँ पे सारा पैसा चला गया। मान लो आपके रियलाइजेशन का प्रॉफिट चला गया, मान लो 5-5 हजार। ठीक है, मान लो आपके पीएल का बैलेंस जो रिजर्व वगैरह था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, से मान लो 2-2 हजार। बस एक बार रिज्यूम करते हैं, इतना ही आइटम है। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले जितना भी आपका करंट अकाउंट का बैलेंस बनता है 10, 5, 15, 2, 17, इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल अकाउंट में 17,000। यहाँ पे सर 8, 5, 13, 13, 2, 15, ये कहाँ चला जाएगा? कैपिटल अकाउंट। मतलब कैपिटल में क्या बैलेंस आएगा? बाई पार्टनर्स करंट अकाउंट। कितना? तो 17,000, 15,000। और फिर हम लोग यहाँ से जो भी हम लोग सेटलमेंट जब करते हैं ना पार्टनर का टू बैंक करके, तो हम लोग पूरा एक बार में सेटल कर देंगे। 1,17,000 और 2,15,000। क्लियर है आप लोग को? एकदम परफेक्ट क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर प्लीज 4 आप लोग देखो और देखो कि अपने लोग इसको कवर किए कि नहीं किए। अनीता एंड विनीता आर पार्टनर्स इन अ फर्म। अनीता had taken a loan of rupees 15,000 from the firm. अनीता ने लोन लिया है फर्म से, अभी तक हम लोग इसको कवर नहीं किए। तो आप मेरे को बताओ ना, ये फर्म का असेट है कि लाइबिलिटी है? असेट है, मतलब ये फर्म के बैलेंस शीट के असेट साइड में दिख रहा होगा। अनीताज लोन 15,000। आपको बोला हाउ विल द लोन अकाउंट बी क्लोज इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन। क्या हम लोग इसको रियलाइजेशन में डालेंगे? नहीं, मतलब ये वाला खत्म। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, ऐसा होने से हम लोग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब सर कैश भी नहीं होगा, मतलब ये दोनों ही चीज होगा। आप ऑप्शन छोड़ दो, आप मेरे को केवल इसका जर्नल एंट्री बता दो। क्योंकि ये फर्म का असेट है, असेट है मतलब इसका डेबिट बैलेंस है, ये खत्म होगा तो क्रेडिट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, टू अनीताज लोन अकाउंट, और डेबिट किसको करेंगे? अनीताज कैपिटल अकाउंट। तो आप देखो ना ये क्या हुआ इसमें, बाय क्रेडिटिंग इट टू अनीताज कैपिटल अकाउंट और डेबिटिंग इट टू अनीताज कैपिटल अकाउंट। आपने इस लोन को क्या किया, कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया कि क्रेडिट किया? और आप इसको अगर अगर डाउट हो तो आप ऐसा सोचो ना कि एक सेकेंड, आपका मान लो ये कैपिटल अकाउंट है, हम लोग अभी जर्नल क्या किए, अनीता कैप अकाउंट टू अनीता लोन अकाउंट। आप कैप अकाउंट में क्या करेगा, टू अनीताज लोन अकाउंट वट एवर द अमाउंट इज। तो आपने कैपिटल अकाउंट में क्या किया, अनीता के लोन को डेबिट किया, सो बाय डेबिटिंग इट टू अनीताज कैपिटल अकाउंट। ये वाले टॉपिक को हम कवर जानबूझ के उसमें नहीं लिखा था, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव था कि हम आप लोगों को क्वेश्चन के थ्रू ही करा देगा। तो हालांकि आप बोल सकते हैं कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट नंबर 9 बन जाएगा, बट ठीक है, हम उसको अभी लिख नहीं रहे, टाइम हम लोग नहीं वेस्ट करेंगे। हम लोग एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो मेरा क्वेश्चन नंबर 6। ये है सिंपल सा ही क्वेश्चन। आपको बोला है सीता और गीता दो पार्टनर्स हैं और उनका पीएसआर रेशियो आपको दिया हुआ है। उन्होंने 31 मार्च को अपने फर्म को डिसॉल्व किया और उस दिन का आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है। सीता का कैपिटल अकाउंट, गीता का कैपिटल अकाउंट, गीता का करंट अकाउंट वो भी डेबिट बैलेंस, मतलब ये फर्म के लिए एसेट हो गया, करेक्ट? फर्म के लिए एसेट है। कंटिजेंसी रिजर्व 18,000,
पीएल का डेबिट बैलेंस 4500। The firm upon realization of assets and liabilities made a profit of rupees 9000। आपको माता पची नहीं करना, आपको प्रॉफिट सीधा क्वेश्चन निकाल के दे दिया। गीता पेड रियलाइजेशन एक्सपेंस, सर खर्चा किसका? हु शुड बियर? फर्म को बियर करना था, पेमेंट पार्टनर ने किया, ओके। गीता डिस्चार्ज द आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ मैनेजर ऑफ रुपीज 1000 विच वाज अनरिकॉर्डेड इन द बुक्स। पार्टनर ने फर्म की एक लाइबिलिटी को सेटल कर दिया, तो फर्म को पैसा देना पड़ेगा ना गीता को 1000 रुपया। फर्म क्यों भैया फर्म का लाइबिलिटी बियर करेगी? हम लोग को क्या बोला है? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाने बोले। फटाफट हम लोग इसको थोड़ा सा रफली करते हैं, लेकिन इसको सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आपके पास दो लोगों का आपको नाम दिया हुआ है, सीता और गीता। एक बार हम एस और जी लिख रहे हैं, एस और जी। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे 30 और 35, ओके। क्या नाम से जाएगा? बाई बैलेंस बीडी 30,000 35,000। उसके बाद ये लोन अकाउंट कहां पे जाएगा? प्लीज बताइए, लोन अकाउंट कहां जाएगा? सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी, माय बैड। करंट अकाउंट कहां जाएगा? क्या आप लोगों को सबको लग रहा है कि डेबिट साइड में जाएगा? किसी को फील हो रहा है कि क्रेडिट में जाएगा? नहीं ना, क्योंकि आप देखो ये डेबिट बैलेंस है ना, इसको खत्म करने के लिए आप इसको क्रेडिट करेगा। तो आपका बेसिकली जर्नल एंट्री क्या हुआ? गीतास टू गीतास करंट अकाउंट आया ना। और आप डेबिट किसको करेगा? गीतास कैपिटल अकाउंट को। अभी हम लोग बात किए थे करंट अकाउंट के बैलेंस को हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, तो कैपिटल में क्या आएगा? टू करंट अकाउंट, टू गीतास करंट अकाउंट 2000। कोई दिक्कत पहला 3 आइटम में कि हम लोग आगे बढ़े? कोई दिक्कत नहीं, चलिए। कंटिंजेंसी रिजर्व अपने को दिया हुआ 18,000, इसका हम लोग क्या करेंगे? पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, सॉरी आ गया, हाँ ये रहा भाई। कंटिंजेंसी रिजर्व 18,000 को हम लोग बांट देंगे तो कितना आएगा? 8,000 और 10,000। कौन से रेशियो में बांटे इसको? 4:5 में बांटे, ठीक है। 18,000 इंटू, मैं चेक कर लेते हैं, 4/9, हाँ ठीक है। पीएल का डेबिट बैलेंस, ये भी आपके कैपिटल अकाउंट में आएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेम 4,500 को आप कौन से रेशियो में बांट देगा? 4:5 में। तो 2,000 और 2,500, परफेक्ट, 2,000 और 2,500। उसके बाद आपको रियलाइजेशन का प्रॉफिट हुआ 9,000 का, इसको भी हम लोग ट्रांसफर कर देंगे बाई रियलाइजेशन अकाउंट 4 और 5। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर सबको? गीता ने रियलाइजेशन का एक्सपेंस पे किया, इसका जर्नल बताओ ना आप लोग फटाफट एकदम। रियलाइजेशन टू गीता, क्योंकि खर्चा फर्म का है तो फर्म रियलाइजेशन रिकॉर्ड करेगा और गीता को क्रेडिट करेगा। तो गीता में क्या आएगा? बाई रियलाइजेशन, ब्रैकेट में आप रियलाइजेशन एक्सपेंस लिख सकते हैं डैश देके, कितना होगा अमाउंट? 2,000। लास्ट वाला बताओ क्या होगा? फर्म का एक लाइबिलिटी था जिसको गीता ने सेटल कर दिया, तो फर्म ने इसका जर्नल एंट्री क्या किया होगा? हम लोग एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, डिसोल्यूशन चैप्टर में हम लोग कभी भी नए असेट नए लाइबिलिटी को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हम लोग कोई असेट क्रिएट करने तो बैठे नहीं यहाँ पे, हम लोग तो बैलेंस शीट को साफ करने बैठे हैं। तो रियलाइजेशन टू गीता, क्योंकि भैया ये फर्म का लाइबिलिटी था, पार्टनर ने पे कर दिया, तो फर्म ओज रुपीज 1,000 टू पार्टनर, फर्म को पार्टनर को 1,000 रुपीज देना है। तो गीता में क्या आएगा? बाय रियलाइजेशन तो लिखा हुआ है, उसी में आप नीचे लिख लो यहाँ पे अनरिकॉर्डेड या जो भी नाम दिया हुआ है आपका, आउटस्टैंडिंग सैलरी आप ऐसा लिख लो। क्या बोल रहे हैं? बता रहे वापस,
आउटस्टैंडिंग सैलरी रुपीज कितना, 1000 रुपीज का। ये क्लियर है? आप लोग चाहे बाई रियलाइजेशन करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंसिंग फिगर निकालेगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। ये हम वापस बता रहे हैं, फर्म का एक लाइबिलिटी था, कितने का, 1000 रुपए का, लेकिन वो रिकॉर्डेड नहीं था हमारे बुक्स में। रिकॉर्डेड नहीं था मतलब आपके रियलाइजेशन के बाई सैलरी या बाई आउटस्टैंडिंग ऐसा करके कुछ लिखा हुआ नहीं है। पेमेंट तो करना पड़ेगा, सेटल तो करना पड़ेगा। आप लाइबिलिटी लिखेगा नहीं, इसका मतलब क्या, पैसा देगा नहीं आप लाइबिलिटी लिखा नहीं तो पैसा नहीं देगा, देना तो पड़ेगा ना आपको, आया ना। अगर आपको इसका पैसा देना पड़ेगा तो आप इसका पेमेंट करता टू बैंक करके, लेकिन आप इसका बैंक से पेमेंट नहीं किया। आप बेसिकली क्या किया, आप गीता बोली कि हम इसको पेमेंट कर देंगे, तो आपको गीता को पैसा देना पड़ेगा ना, तो रियलाइजेशन टू गीता, आप गीता को अपना लाइबिलिटी बना लिया। अनरिकॉर्डेड है इसलिए हम लोग उसको अलग से रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन भैया उसको सेटल तो आपको करना ही पड़ेगा डेफिनेटली। क्लियर है यहां तक? चलिए, ये दो क्वेश्चन आप लोग के स्पेसिमेन पेपर में आया था, जिसका वेटेज कितना है, अप्रोक्सीमेटली 5 मार्क्स, और वो वाले क्वेश्चन का कितना वेटेज था, 6 मार्क्स। तो अप्रोक्सीमेटली 6 मार्क्स का वेटेज है, 6/40 × 100 अप्रोक्सीमेटली 10% का वेटेज है, तो खराब तो नहीं है चैप्टर का वेटेज। ठीक है, हम लोग आज का सेशन जो है वो हम लोग यहीं तक रखेंगे। आज हम लोग जितना भी रेलिवेंट कॉन्सेप्ट था, ऑलमोस्ट, हम ये नहीं बोलेगा 100%, लेकिन ऑलमोस्ट हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर लिए, सम्स करके भी जो जो रह गया था। अब कल हम लोग वापस 9 बजे मिलेंगे, सुबह 9 बजे कल। और कल 9 बजे अपने लोग, कल यानी कौन सा तारीख हो जाएगा, 12 तारीख, 12 मई को हम लोग कल मिलेंगे, और हम लोग कल डिसोल्यूशन पे करीब करीब 6 से 7 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज आप लोग का काम यही होगा कि एटलीस्ट, वो होमवर्क तो अब है नहीं, लेकिन आज आप लोग का पूरा ड्यूटी रहेगा कि आप लोग डिसोल्यूशन चैप्टर को अपने एंड से जितना क्वेश्चन आप लोग को लगता है कि आप लोग कर सकते हैं, वो आप लोग आज प्लीज कंप्लीट करके रखना। और आप लोगों को बाकी जो अपना आप लोग अपना प्लानिंग किया, आप लोग वैसा ऑब्वियसली कर सकते हैं, बट एटलीस्ट 3 4 5 घंटा का टाइम डिवोट करके आप डिसोल्यूशन को एटलीस्ट अपने एंड से आज वाइंड अप करने का कोशिश करना। और कल हम लोग फिर 1.5 2 घंटे का क्लास करेंगे और इस डिसोल्यूशन चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे मेरे एंड से। ठीक है, आप लोग पढ़ना, कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो आप लोग कॉल व्हाट्सएप करके जरूर पूछ लें। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।